चलिए जल्दी से इस वीडियो में पूरा तथ्य देख लेते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का। ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, बंगाल का जो नवाब रहता है। और उस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहते हैं, भले ही उसमें सिराजुद्दौला का धोखा दिया जाता है मीर जाफर के द्वारा। उसकी सेनाएं लड़ती नहीं हैं, खड़ी रहती हैं। लेकिन अंततः जो ब्रिटिश राज्य है उसकी नींव इस युद्ध से पड़ जाती है। ब्रिटिशर्स जो है अभी तक व्यापारी के रूप में यहाँ जाने जाते हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद, इस जीत के बाद ब्रिटिशर्स एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरते हैं। और इसके बाद जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेजों का अब जो है यहाँ पर दशा और दिशा वास्तव में क्या होगी, अर्थात अंग्रेजों की हुकूमत आने वाली है, ऐसा यहाँ बक्सर के युद्ध ने यह साबित कर दिया था। तो मुगलों के साम्राज्य का अंत ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत से लेकर के 1947 अर्थात 1757 से लेकर 1947 का अगर 190 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो इसको आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसको आधुनिक इसलिए भी, इस दृष्टि से भी कहा जाना उचित प्रतीत होता है कि आधुनिकता की विचारधारा जो होती है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रवाद, ये सब भावनाएं होती हैं, सम्मिलित होती हैं, ये अंग्रेजों के आने के बाद ही यहाँ पर संपूर्ण रूप से आ सकी। क्यों आ सकी? राष्ट्रवाद की भावना क्यों आई? क्योंकि जब हम लोग गुलाम हुए, अंग्रेजों का यहाँ पर शोषण बढ़ता गया, तो सब पीड़ित हुए। जब सब पीड़ित हुए, जब पीड़ा में सब रहते हैं तो ज़्यादा करीब आ जाते हैं, है ना। तो पूरे देश के लोग पीड़ा में थे, सबका एक ही संकट था, सबका एक ही शत्रु था उस समय। तो इस तरह से राष्ट्रवाद का उदय धीरे धीरे हुआ, प्रक्रिया के स्वरूप। काफ़ी लंबी इसमें प्रक्रिया रही। दूसरा, स्वतंत्रता की भावना क्यों आई, समानता की भावना क्यों आई, बंधुत्व की भावना क्यों? क्योंकि यूरोपी अपने साथ, केवल यूरोपी नहीं आए, अपने साथ प्रशासन व्यवस्था ले आए, आर्थिक व्यवस्था ले आए, उसमें भारतीय भी सम्मिलित हुए। सम्मिलित होकर भारतीय कुछ वर्ग जो है मध्यम वर्ग बना, बुजुर्गा वर्ग बना, पढ़ा लिखा वर्ग बना, जिसने अंग्रेजी जो यूरोपी प्रणालियां हैं, जो यूरोपी स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, उसकी महत्व को समझा। और यह समझा कि जब तक ये भावनाएं, जब ये सब चीजें, जब तक भारत के लोग इससे रूबरू नहीं होंगे, तब तक भारत का उत्थान विकास संभव नहीं है। तो उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो बाद में आती है, मैकाले के द्वारा ले आई जाती है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है इस क्षेत्र में। तो भारत में प्लासी के युद्ध से आजादी तक का कालखंड आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। आधुनिक भारत के अंतर्गत मुख्यतः अंग्रेजी शासन तथा राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों संबंधित अध्ययन किया जाता है। 18वीं सदी पुराने सामंती मूल्यों एवं नए विचारों के मध्य टकराव का काल था। पुराने सामंती मूल्य जो भारत में थे, मध्यकाल में जो डेवलप हुए थे, जो स्त्रियों की दशा निम्न हो गई थी, निम्नतम हो गई थी, दलितों की दशा निम्नतम हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष जो उत्पन्न हो गया था। बाद में यूरोपीय आगमन के साथ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना आई, तो दोनों में टकराहट हुई। इसमें कई जो है समाज सुधारक भी सामने आए, राजा राम मोहन राय आए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, जिन्होंने महिला दलित उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, पिछड़े वर्ग के उत्थानों के लिए बहुत कार्य किए, कृषकों के उत्थानों के लिए बहुत कार्य किए। महात्मा गांधी ने ढेर सारे आंदोलन चलाए कृषकों के उत्थान के लिए, रचनात्मक कार्यक्रम चलाए। तो अंततः जो है, जो आधुनिक विचारधारा होती है, जो नवीनता होती है, उसकी विजय होती है। इन नए मूल्यों का नेतृत्व ब्रिटिश शासन के द्वारा ही किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला 1757 से 1857 तक, और दूसरा जो 1858 से लेकर 1947 तक। 1857 में जब पहली क्रांति होती है, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश जो क्राउन का साम्राज्य आ जाता है, ढेर सारे सुधार, फिर से ऐसा कोई विद्रोह न उभर कर सामने आए, इसलिए अंग्रेजों ने ढेर सारे सुधार कार्य भी स्टार्ट कर दिए। एक सेफ्टी वाल के रूप में कांग्रेस की भी स्थापना होती है, और ढेर सारे राष्ट्रीय आंदोलन, इस समय क्रांतिकारी आंदोलन और अन्य समाज सुधार आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। यूरोप वासियों का भारत में आगमन, यूरोपियों का भारत में आगमन। कालीकट बंदरगाह काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। यूरोपीय देशों का एकमात्र लक्ष्य गोल्ड अर्थात सोना, जो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में था, बहुत बहुतायत में पाया जाता था, उस पर कब्जा करना। ग्रेविटी अर्थात अपने प्रभुत्व को स्थापित करना, और गॉड अर्थात अपने ईश्वर अर्थात धर्म की स्थापना करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये लक्ष्य थे।
यानी स्वर्ण गौरव भगवान। वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल, याद रखिएगा नाम, मनिक की सहायता से कालीकट पहुंचा। उसे भारत से पुर्तगाल ले गए वस्तुओं से कितने गुने लाभ हुए? 60 गुने लाभ हुए। वह 1502 में पुनः भारत आया। तो वास्को डिगामा एक बार फिर भारत आया था 1498 के बाद, 98 के बाद 1502 में। उसके समय कोरोमंडल का चेट्टियार समुदाय का व्यापार पर नियंत्रण था। ये कुछ तथ्य हैं, इनको याद रखिएगा। भारत में जो है 1498 में भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। ठीक, भारत खोज मतलब भारत था ही नहीं ऐसा नहीं है, भारत खोज नई नहीं थी, लेकिन नए रास्ते की खोज की थी, यूरोप से भारत आने के रास्ते की खोज की थी इसने। तो वास्को डिगामा था, पुर्तगाली था। अमेरिका की खोज 1494 में की थी किसने? कोलंबस ने, स्पेन का था। केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में है, केप ऑफ गुड होप, इसका जो है इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी 1487 में। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में, बहुत पहले, कैप्टन जेम्स कुक ने, ब्रिटेन के थे, इन्होंने की थी। सॉरी, 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। और न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने की थी। ठीक, तस्मान बांध भी वहां एक है, बहुत प्रसिद्ध है, 1642 में। ठीक, हॉलैंड के थे। तो ये प्रमुख हैं, पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो यूरोपीय विदेशी कंपनियां आई, किस क्रम में आई ये पूछता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनमार्क, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश आए। तो अंत और पहला याद रखिएगा, अंत में स्वीडिश कंपनी आती है। इसके अलावा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना वर्ष 1498 है, पुर्तगाल की है, या इस्तादो दी इंडिया भी इसको कहते थे। इसका गवर्नर पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और कालीकट में इसने अपना बंदरगाह पहली कोठी बनाई थी। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये नाम भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है। अंग्रेज थे ये, 1599 में ये कंपनी बनती है, ये आते नहीं दोस्तों, कंपनी है, 1599 बनती है। सर टॉमस रो इसका पहला गवर्नर बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सूरत में पहली फैक्ट्री 1608 में स्थापित होती है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 में इसकी स्थापना होती है, और कार्नोलियस डेस्टस मान इसके पहले गवर्नर होते हैं। मसूलीपट्टनम में 1605 में अर्थात अंग्रेजों के पहले इनकी कोठी स्थापित हो जाती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क की है, 1616 में इसका निर्माण होता है। वर्निचियो इसके पहले गवर्नर होते हैं। ट्रांकेबर में 1620 में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेज ओरिएंटलेस, इसका नाम था पूरा, फ्रांसीसी थी ये, 1664 में इसकी स्थापना होती है। जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट या मार्टिन, ये इसके पहले गवर्नर थे, और सूरत में 1668 में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आती है। विलियम यूसे लिंक्स इसके पहले गवर्नर होते हैं, और गोहनबर्ग में पहली जो है कोठी इनकी स्थापित होती है या फैक्ट्री स्थापित होती है। तो ये महत्वपूर्ण है, यूरोपीय कंपनियों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, एफ डी अल्मीडा, हमने आपको बताया अभी, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई। महत्वपूर्ण तथ्य है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क इसके बाद आता है 1509 से 15 तक। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। अपने क्षेत्र में इसने सती प्रथा बंद करवाई प्रथम। देखिए सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार मैं बोलूंगा नहीं, आप समझते जाइएगा। कोचीन को अपना मुख्यालय इसने बनाया। इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। भारत की पहली चर्च कैथोलिक चर्च है। इसके बीच इसे दफनाया गया है गोवा में। ठीक, फिर नीनो डी कून्हा आता है। बाबरनामा में इसका उल्लेख अनवर के रूप में हुआ है। किसका? नीनो डी कून्हा का ही उल्लेख अनवर के रूप में हुआ है। इसने, याद रखिएगा, नीनो डी कून्हा ने हुमायूं के फोड़े का ऑपरेशन किया था। यह बाबर के दरबार गया, हुमायूं को भयंकर फोड़े से निजात दिलाई। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। इनके पतन का एक कारण धार्मिक असहिष्णुता भी थी। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम छपाई खाना की स्थापना की। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन भी पुर्तगालियों के समय हुआ। बारबोसा एवं पायस या डोमिंगो पायस, ये दोनों विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। बारबोसा ने सती प्रथा का उल्लेख किया है।
विजयनगर में सती प्रथा प्रचलित थी, इसका उल्लेख बारबोसा ने किया है। सीजर फ्रेडरिक ये पुर्तगाली था, इसने तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और अन्य जो निजाम थे उनके मध्य, तो उसको आंखों देखा इसने वर्णन किया है। पुर्तगालियों द्वारा प्रचलित फसलें जो थी, जो यहाँ पर ले आई गई, तंबाकू, आलू, अनार, पपीता, मूंगफली, मक्का, लीची एवं संतरा, याद रखेगा। डच कंपनी इसके बाद आती है 1602 में। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। किसको फैक्टर कहा जाता था? डच कंपनियों के प्रमुख को। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित थी। डचों ने पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? डचों ने। सहकारिता के सिद्धांत पर किसकी व्यापारिक व्यवस्था आधारित थी? तो डचों की। आधुनिक भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाई को माना जाता है। प्लासी के युद्ध, अभी हमने आपको पूरा यूरोप की लिस्ट दिखा दी, कौन कब आया, कौन को कैसा बना, किस नंबर पे कौन आया, यही बस अनिवार्य है जानना, बाकी फैक्ट देख लीजिए। अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाई को माना जाता है। प्लासी के युद्ध को अंग्रेजी राज का प्रारंभ माना जाता है, जबकि बक्सर के युद्ध से ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रारंभ माना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार परसिवल स्पीयर से लेकर मालेसन तक यही मानते हैं कि प्लासी जैसा तात्कालिक एवं स्थायी परिणाम देने वाला कोई युद्ध नहीं है। इसके बाद अंग्रेज बंगाल में किंग मेकर के रूप में उभर गए। बंगाल गद्दी कौन बैठेगा अब अंग्रेज निर्धारित करेंगे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के मध्य हुआ। नवाब पराजित हुआ इसमें, क्योंकि विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर के कारण युद्ध का परिणाम पहले से फिक्स था। प्लासी मुर्शिदाबाद जिले में हुगली नदी के तट पर स्थित एक गांव था। क्लाइव प्लासी युद्ध के समय कैप्टन पद पर तैनात था। ईस्ट इंडिया में सैनिक क्लर्क के रूप में यह भर्ती हुआ था। बाद में इसे लॉर्ड की उपाधि दी गई। भारत में इसे ब्रिटिश राज का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में मीर जाफर को नवाब बनाकर व्यवहारिक रूप से अपने प्रभुत्व को इसने स्थापित किया। 1760 में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया। किंतु मीर कासिम क्या था? बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने कंपनी के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया और असंतुष्ट होकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर त्रिगुट बनाया और कंपनी के खिलाफ युद्ध का निश्चय किया। इसे बक्सर के युद्ध के रूप में भी जानते हैं। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना एक ऐसी परिस्थिति में हुई जहां एक तरफ मुगलों के पतन, मराठों के उत्थान तथा फ्रांस के प्रभुत्व के साथ साथ विभिन्न भारतीय शक्तियों के बीच टकराव का दौर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति एवं राजनीतिक सुधार के दौर से गुजर रहा है। हालांकि बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज होते हैं वो विजयी होते हैं, त्रिगुट पराजित होता है और यहीं से चूंकि अब पहली बार मुगल सम्राट को हराया जाता है किसी युद्ध में, तो एक प्रकार से अंग्रेजों ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ से नींव पड़ जाती है, यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। बक्सर का युद्ध जो आज बिहार में स्थित है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। इस युद्ध के बाद कंपनी का प्रभुत्व बंगाल, अवध एवं मुगल सम्राट पर भी हो गया। इसी के बाद क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि 1765 अवध के नवाब से की गई, जिसे सहायक संधि कहा जाता है। देखिए इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, एक अवध के नवाब के साथ हुई थी, ये द्वितीय इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी वो जो दिल्ली का जो सम्राट रहता है, मुगल सम्राट होता है, उसके साथ होती है। शाह आलम द्वितीय के साथ प्रथम संधि होती है इलाहाबाद की, और द्वितीय संधि होती है बंगाल के अवध के नवाब के साथ। और बंगाल पे तो पहले से अंग्रेजों का आधिपत्य था। जो मीर कासिम था वह भाग गया, उसका क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। कर्नाटक युद्धों में, कर्नाटक में देखिए 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक युद्ध इनको कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक के आसपास ये युद्ध होते हैं। यह कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रिया में जो यूरोप में वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुख्यतः, उसी से यह प्रभावित होती। जब वहाँ युद्ध स्टार्ट हो जाता था तो भारत में भी युद्ध प्रारंभ हो जाता था। तो कर्नाटक के आसपास 3 युद्ध हुए। एक और युद्ध हुआ था, चौथा युद्ध, लेकिन वो कर्नाटक के आसपास नहीं हुआ था। वो बाद में फ्रांसीसी जब अंतिम रूप से हार जाते हैं तो बाद में वो कुछ राजाओं के जो कुछ क्षेत्रीय राजा हैं उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन उसमें भी ये असफल रहते हैं। एक बार देख लीजिए, क्योंकि मिलान करने के लिए आ जाता है तो गलत ना हो जाए, इसलिए देख लीजिए। आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध एक दृष्टि में, इसको आप एक बार पॉज करके वीडियो देख लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है सेंट थोमे अडयार युद्ध भी इसको बोलते हैं, 1748 भी। ये 1746 से 1748 भी तक होता है। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है उससे यह प्रभावित होता है।
यह जो है ए ला शापल या एक्स ला शापल की संधि 1748 में होती है, उससे यह युद्ध समाप्त हो जाता है। इस युद्ध में भारत में एक बात यह है, कर्नाटक में तो फ्रांसीसी आंशिक रूप से विजय होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ये संधि हो जाती है। इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया था। इसका एक परिणाम यह देखा जा सकता है, बहुत गंभीर परिणाम इसके नहीं होते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध या अंबूर का युद्ध भी इसको बोलते हैं, ये 1749 से 54 ईस्वी के मध्य होता है। कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले में विवाद जो उत्पन्न होता है, उससे दो गुटों का निर्माण होता है। एक गुट का समर्थन फ्रांस करता है, एक गुट का समर्थन इंग्लैंड करता है। तो इस तरह से यह युद्ध होता है और पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में होती है, इससे यह समाप्त होता है। यह अनिर्णायक होता है यह युद्ध, तो मिलान करने के लिए आएगा, यह अनिर्णायक होता है, लेकिन अंग्रेजों का पक्ष इसमें भारी होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध या वांडीवास का युद्ध जिसको बोलते हैं, यह निर्णायक युद्ध था, 1760 में होता है। सप्तवर्षीय इंग्लैंड में युद्ध होता है, जो यूरोप में युद्ध होता है सप्तवर्षीय, इससे प्रभावित था। 1756 से 63 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी, इसका अंत होता है पेरिस की संधि से। इसमें क्या होता है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया इसमें, इस युद्ध में। तो ये आपको याद रखना है। तो कर्नाटक जो 3 युद्ध होते हैं 1746-60 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जो घटनाएं घटित हुई तथा गुटबंदी का जो विकास हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप इन यूरोपीय कंपनियों का मनोबल एवं हस्तक्षेप भारतीय मामलों में बढ़ा, जिसका परिणाम प्लासी, बक्सर तथा इससे बढ़कर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना थी। मुगल शासनकाल में व्यापार के युद्ध से उद्देश्य से आने वाली यूरोपीय कंपनियों में जो प्रथम थे पुर्तगाली थे, जो वास्को डिगामा के नेतृत्व में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। वास्को डिगामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। कालीकट के राजा जमोरिन के दरबार में काली मिर्च के व्यापार के लिए अधिकार पत्र प्राप्त किया। कहाँ? कालीकट के राजा जमोरिन। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीतकर इसे केंद्र बनाया। हुगली, गोवा, दमन द्वीप इनके केंद्र थे। यूरोपीय कंपनियां भारत में मुख्यतः मसाले, वस्त्र, नील के व्यापार में संलग्न थी। रोचक है, ये मौका देखकर धर्म प्रचार का कार्य भी ये करती थी। इनके यूरोपीय मुद्दों पर होने वाले विवादों का असर भारत पर भी पड़ता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड की जो थी 1602 में स्थापित हुई। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। डेन कंपनी इसके बाद 1616 हमने आपको भी बताया पूरा, ठीक है, वो आप रट लीजिएगा। 18वीं सदी के मध्य भारत में मुख्य प्रतिस्पर्धा ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा निजी व्यापारियों की कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया इंडीज को भारत में, जो कि ये 1599 में स्थापित हुई थी, भारत में 15 वर्षों के व्यापार, पूछता है कितने वर्षों के व्यापार की अनुमति थी, व्यापार के लिए अनुमति दी 15 वर्षों के। 1707 में एक अन्य कंपनी जनरल सोसाइटी का इसमें विलय हो गया। कंपनी द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री 1608 में तथा दक्षिण भारत में वसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री 1611 में स्थापित की गई। 1668 में कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल से दहेज में प्राप्त जो था बंबई किराए पर लिया। पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है और दहेज में बंबई प्राप्त होता है, इसको किराए पर दे दिया गया। कंपनी की भारत में व्यापार की वस्तुएं जो थी कपड़े, मसाले, शोरा आदि थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार 1813 ईस्वी तक चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, जो 1813 का चार्टर आया था तब तक रहता है। 1833 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा अब सभी कंपनियों के लिए इसे खोल दिया गया। कंपनी ने अपना पहला दूत कैप्टन हॉकिंस को बनाकर भेजा था, जो जहांगीर के दरबार में आया था, किंतु दूसरा दूत जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को भेजा, जो व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करने में सफल रहा था। यहाँ पर एक बात दीगर है कि जो कैप्टन हॉकिंस था, ये इसको भेजा गया था अकबर के पास, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर के दरबार में आया था। तो व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करने में कौन सफल रहा था? सर टॉमस रो, जेम्स प्रथम ने भेजा था इसको। प्रमुख गवर्नर जनरल नीतियां एवं विविध गतिविधियां। जब बंगाल को जुकाम होता था तब पूरे भारत को छींक आती थी। इसका अर्थ यह है कि बंगाल की घटना का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता था। अंग्रेजों ने बंगाल से प्रारंभ करके अवध के रास्ते, बक्सर के युद्ध के बाद युद्ध एवं कूटनीति से भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। औपनिवेशिक शासन के साथ ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने भारत का आर्थिक दोहन करके इसे गरीब राष्ट्र में तथा विभाजन के बीज बोकर इसकी राजनीतिक एवं भौगोलिक एकता को प्रभावित किया। लॉर्ड क्लाइव ने से कैनिन तक 1757 से 1857 तक देखते हैं। ब्रिटिश विभिन्न प्रशासकों ने ब्रिटानी साम्राज्यवाद के प्रसार में योगदान दिया।
लॉर्ड क्लाइव ने जहां ब्रिटिश राज की नींव डाली, वहीं वारेन हेस्टिंग्स ने इसे विस्तार दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने अस्थायी बंदोबस्त एवं प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ब्रिटिश राज को आधार प्रदान किया। पुलिस एवं कलेक्टर का पद भी इसी ने सृजित किया, वारेन हेस्टिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। विलियम बेंटिंग 1828 से 35 तक उदारवादी गवर्नर जनरल हुआ। इसी के समय में सती प्रथा जैसी जो कानून होते हैं वो पारित किया गया। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों की सहायता से सती प्रथा विरोधी कानून बनाया। इसी के काल में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश से 1835 में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया। 1833 में पारित एक्ट के अनुसार पहली बार भारतीयों के साथ समान व्यवहार करने की घोषणा की गई। किससे? 1835 में जो 1833 में जो एक्ट पारित होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसने भी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में राजा राम मोहन राय का योगदान, संगठन इनका जो था ब्रह्म सभा था 1828 में, योगदान सर्वप्रथम माना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी इसीलिए कहा जाता है। कलकत्ता में बेंटिंग की मूर्ति पर मैकाले के शब्द हैं कि बेंटिंग इन्फ्यूज्ड इनटू ओरिएंटल डिस्पोटिज्म द स्पिरिट ऑफ ब्रिटिश फ्रीडम। बेंटिंग के काल में ही ठगी प्रथा स्लीमैन द्वारा समाप्त हुई। देखिए, ठगी प्रथा बेंटिंग काल में समाप्त हुई, लेकिन स्लीमैन की इसमें महत्वपूर्ण, जो अंग्रेज अधिकारी स्लीमैन था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कहीं कहीं बेंटिंग न देकर स्लीमैन दे देता है तो आप टिक लगा दीजिएगा। इसी के काल में 1833 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। तो व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी कब पूर्णतः समाप्त हो जाता है? 1833 में। लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनी सहायक संधि के माध्यम से सहायक संधि लागू की थी इसने। इसके माध्यम से बिना युद्ध किए ही देशी राज्यों के धन से निर्मित सेना द्वारा उनकी स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया गया, उनको सहायता देने के लालच के माध्यम से। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ब्रिटिश राज की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई, यहां तक कि नेपाल भी अब ब्रिटिश प्रभाव में आ गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में गोरखा युद्ध के बाद सगौली की संधि से नेपाल पर भी ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया। तो पूछता है नेपाल ब्रिटिश युद्ध कब होता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पराकाष्ठा है, वहीं दूसरी तरफ तार, डाक, रेलवे एवं उच्च शिक्षा के प्रारंभ के साथ नए युग की प्रारंभ हुई। इसकी जो प्रमुख नीति थी डलहौजी की व्यक्तिगत नीति या हड़प का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी के काल में अवध का विलय 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच भी उच्च शिक्षा के रूप में आया, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। घटनाओं का सिलसिला देखा जाए कि क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से जारी रहा तथा इसी के साथ ब्रिटिश शासन द्वारा अनेक प्रकार के नीतिगत परिवर्तन भी किए जाते रहे। शासन, प्रशासन, न्याय, कानून, भू राजस्व प्रणाली, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन शासकों द्वारा प्रयोग एवं परिवर्तन किए गए। कुछ एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद सृजित होता है। इसी एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1813 एक्ट शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की छूट देता है। देखिए, 1813 में ही इस एक्ट के द्वारा पूछते हैं ना कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का किसमें प्रावधान था? 1813 के एक्ट में। 1833 का एक्ट भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित होता है। इसमें 1833 से जो भारत का गवर्नर जो होता है वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है वो भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगता है। भारतीयों के साथ भेद न करने का भी निर्देश दास प्रथा का अंत 1833 में दिया जाता है। तो भारतीयों के साथ भेदभाव न करने का और दास प्रथा के अंत का निर्देश 1833 के चार्टर में रहता है। 1858 का एक्ट कंपनी का शासन यहां से समाप्त हो जाता है। 1857 की क्रांति के बाद क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है और भारत राज्य सचिव का पद भी स्थापित होता है। देखिए, ये मैं इसको पॉज कर दे रहा हूं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है? चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए, इसको बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें जो है प्रमुख गवर्नर और गवर्नर जनरल जो होते हैं, तो ये सब गवर्नर हैं। गवर्नर जनरल पहला बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स बनता है, ये गवर्नर रहता है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद शुरू होता है। तो यहां से आप देख रहे हैं पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था?
वारेन हेस्टिंग्स था। अगर पूछा जाएगा भारत में प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो यहां से शुरू होता है 1833 के एक्ट से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, अब 1833 से भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है और यहां से भारत का गवर्नर जनरल शुरू हो जाता है। हाँ, हालांकि 1857 के बाद अर्थात केनिंग जब रहता है 1858 में, ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है, लेकिन 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उससे जो भारत का गवर्नर जनरल होता है भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। तो लॉर्ड कैनिंग इस तरह से पहला वायसराय बनता है। ये इस तरह से पूरे गवर्नर जनरल के पद हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका सन आप याद रखेंगे तो घटनाओं के बारे में, कब कौन सी घटना किस गवर्नर जनरल के समय में घटित हुई, ये भी आपको याद रहेगा। मैं पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सामाजिक शैक्षणिक नीतियां, इसको हम अलग से भी बता देंगे वीडियोज में। सामाजिक शैक्षणिक नीतियां जो अंग्रेजों की थी, प्रारंभ में वारेन हेस्टिंग्स से भारतीय समाज एवं शिक्षा के प्राचीन स्वरूप के प्रति सहयोग की नीति अपनाई गई। अर्थात जो भारतीय शिक्षा थी, जो समाज और यहाँ की जो धार्मिक शिक्षा थी उसी के अनुरूप दी जाने लगी, यहाँ की यहीं की भाषा के अनुरूप। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया तथा 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन ने, पूछता है कई बार, की मदद से एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1813 के एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया, किंतु प्रश्न यह था कि यह व्यय अंग्रेजी शिक्षा पर हो या भारतीय शिक्षा पे हो। इसी को आंग्ल प्राच्य विवाद भी कहते हैं। आंग्ल शिक्षा दी जाए कि प्राचीन शिक्षा या प्राच्य शिक्षा दी जाए। अंततः इसमें आंग्ल की विजय होती है। बेंटिंग के काल में मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में निर्णय होता है तथा आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है 1835 के द्वारा। 1835 में बेंटिंग के ही काल में 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित होता है। 1857 के विद्रोह में कट्टरपंथी सामाजिक वर्ग की भागीदारी को देखते हुए बाद में सामाजिक क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। आपको पता है कि 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो धार्मिक ही था, जिसमें जो कारतूस था, जो बंदूक राइफल यूज की जाती थी, उसको दांत से खींचना पड़ता था, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था। तो इससे जो है विद्रोह बहुत भड़क गया और जो असंतोष था पहले से ही कृषकों में और तमाम जो जमींदारों में, जिनकी जमीन बेच दी गई थी, नीलाम हो गई थी, तो तमाम वर्ग जो असंतुष्ट थे वो भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। तो अंग्रेज अब फूक फूक के कदम रखना चाहते थे, इसलिए भारत का काफी सुधार भी लागू करना चाहते थे वो, ठीक है, काफी असंतोष को खत्म करने के लिए। साथ ही इन्होंने सेफ्टी वाल के रूप में कांग्रेस की भी स्थापना की। डफरिन के दिमाग की उपज इसीलिए बताया जाता है उसको। ईस्ट इंडिया कंपनी वीएस ब्रिटिश सरकार। समय के साथ ब्रिटिश सरकार की रुचि भी भारतीय मामलों में बढ़ी। ब्रिटेन में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण अब उनको जो है विशाल जो है बाजार की मांग थी, बाजार की जरूरत थी जो भारत पूरा कर सकता था। तो कच्चे माल के स्रोत हेतु भी उनको एक भारत जैसे देश की आवश्यकता थी, तो उपनिवेश की आवश्यकता थी, तो इसलिए भी उनकी रुचि यहाँ बढ़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश संसद ने सर्वप्रथम कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके पश्चात विभिन्न अधिनियमों द्वारा कंपनी पर नियंत्रण जारी रहा। 1813 के एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः नहीं समाप्त हुआ, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़ करके, ठीक। 1833 के एक्ट में कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, इसे केवल प्रशासन की जिम्मेदारी अब सौंपी गई। और 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी का प्रशासनिक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन यहां पर स्थापित हो गया। कॉर्नवालिस ने कुछ एग्जाम पॉइंट्स है। कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। कलेक्टर मुंसिफ पुलिस प्रणाली की स्थापना की। 10 मिनट वाले वीडियोस देखिए, उसमें विस्तार से हमने चर्चा की है। प्रशासनिक संस्थाओं का यूरोपीकरण किया। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ। फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया, इसे रीड एवं मुनरो, हेक्टर मुनरो ने प्रारंभ किया। यह मद्रास, बरार, बंबई तथा असम में प्रचलित हुई। महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, जिसके जन्मदाता हार्ट मैकेंजी थे, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में लागू हुई। पुनः एक बार एक लाइन में बता देता हूं कि जो अस्थाई बंदोबस्त था इसमें क्या था,
बिचौली अर्थात जमींदार वर्ग के द्वारा जमींदार वर्ग को जमीन से जो है राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एक निश्चित राशि वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी, चाहे पैदावार हुई हो न हो, अकाल आया हो, सूखा पड़ा हो, कोई मतलब नहीं रहता था। वह अस्थायी राशि ली ही जाती थी, लेकिन सूर्यास्त के पहले अगर वह राशि अंग्रेजों को नहीं दी जाती थी तो जमींदारों से जमीन छीन ली जाती थी या नीलाम कर दी जाती थी। तो इससे जमींदारों ने जो है कृषकों का बहुत शोषण किया। यहाँ पर तमाम जो है बिचौलिया वर्ग भी, अन्य वर्ग भी, जब इनकी जमीन बेची जाने लगी, ये अमीर होते गए जमींदार वर्ग। तो इन दोनों कारणों से या दूर के जमींदारों को जमींदारी प्राप्त हुई, तो इन्होंने बिचौलियों को जिम्मेदारी सौंपी जमींदारी वसूलने की, राजस्व वसूलने की। तो इन्होंने भी फायदे के लिए कृषक वर्ग का बहुत उत्पीड़न किया, बहुत शोषण किया। तो इस तरह से बहुत शोषणवादी व्यवस्था रही है। फिर अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो रैयतवाड़ी जो थी, इसमें क्या था, रैयत रैयत मतलब किसान, किसानों से डायरेक्ट अब जो राजस्व था वसूला जाने लगा, लेकिन ये कीमत इतनी ज्यादा थी कि किसानों का इसमें भी बहुत ज्यादा शोषण हुआ, कीमत बहुत ज्यादा थी इसमें। हालांकि बिचौलिया वर्ग समाप्त हो गया। फिर महालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो महाल मतलब होता है गांव, तो गांव को ही पूरा एक इकाई समझा जाता था। गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी जाती थी, या लंबरदार कहा जाता था, इसको जिम्मेदारी दी जाती थी कि गांव से प्रत्येक किसान से जो कीमत वसूले। ये थोड़ी उदारवादी थी, लेकिन इसकी भी इतना ज्यादा, इसका जो है राजस्व था, इतना ज्यादा कीमत थी इसकी, 80%, 60 से 80% जो है उपज की। तो ये भी बहुत ज्यादा शोषणवादी व्यवस्था रही। तो कुल मिलाकर जो बंदोबस्त व्यवस्था, जो राजस्व प्रणाली रही, किसानों का इन्होंने बहुत ज्यादा शोषण किया। अंग्रेजों का बहुत लाभ भी हुआ इससे। मैसूर की बात कर लेते हैं। मैसूर में हैदर अली एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजी प्रभुसत्ता को चुनौती दी गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के गुट को हैदर ने हराकर अंग्रेजों को गंभीर चुनौती पेश की, जिसमें निजाम मराठा भी शामिल। की बहुत ही विचित्र बात है कि निजाम मराठा इसमें शामिल थे, मैसूर के साथ शामिल थे, हैदर अली के साथ शामिल थे, तो अंग्रेजों की हार हो गई। लेकिन जब निजाम मराठा ये अंग्रेजों के साथ शामिल हो गए तो टीपू सुल्तान हार गया। इसलिए भारतीयों ने हमेशा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो निजाम मराठा भी शामिल थे। हैदर ने हराकर अंग्रेजों को गंभीर चुनौती पेश की। टीपू फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जैकोबिन क्लब का यह सदस्य भी था, याद रखिएगा। आधुनिक सेना, फ्रांसीसियों के मत से इसने आधुनिक सेना, आधुनिक प्रणाली पर सेना का गठन किया, के द्वारा अंग्रेजों से संघर्ष किया, किंतु अंततः पराजित हुआ। रोचक है कि टीपू ने हिंदू मंदिरों का संरक्षण किया एवं श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में इसने लगवाया। देखिए, इस बात पे बहुत विवाद है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू मंदिरों का इसने संरक्षण किया, कुछ लोग कहते हैं हिंदू मंदिरों को इसने तुड़वाया। तो क्या सत्य है, इतिहास के गर्भ में छिपा हुआ है। अंग्रेजी राज, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां देखें तो अंग्रेजी राज का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आर्थिक दोहन रहा, जो गरीबी के रूप में आज भी भारत में मौजूद है। यहां से लोग जो निर्यात होता था, जो अंग्रेज निर्यात करते थे, कच्चे माल का निर्यात करते थे, उसमें जो कीमत प्राप्त होती थी उसमें भारतीयों को उसमें कोई लाभ नहीं मिलता था। आयात जो होता था, अपने मालों का जो आयात करते थे उसमें कोई शुल्क नहीं लगाते थे। तो इस तरह से दोहरा दोहन करते थे। यहां तक कि जो कर्ज लेते थे, जो ब्रिटिश कंपनी का जो कर्ज था, उसकी अदायगी भी भारतीयों के द्वारा की जाती थी। तो बड़ा विचित्र स्थिति थी। खूब यहाँ के लोगों का आर्थिक शोषण हुआ। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत पूछता है किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की। धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन इसी में किया गया है, किस तरह से यहां से धन का दोहन ब्रिटिश में होता है। कार्ल मार्क्स ने इसी ब्लीडिंग प्रोसेस, इसे क्या कहा, ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी। खून बह रहा है, खून बहना होता है, ब्लीडिंग होता है, तो इस तरह से धन बह रहा है, धन के प्रवाह या ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जॉन सुलिवान ने स्वयं माना था कि आवर सिस्टम एक्ट्स मच लाइक अ स्पंज, एक स्पंज की तरह कार्य करता है हमारा सिस्टम, ड्राइंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड स्क्वीजिंग देम डाउन ऑन द बैंक्स ऑफ द टेम्स, जो गंगा के किनारे से अच्छी चीजों को छानकर टेम्स तक अर्थात यूरोप तक, इंग्लैंड तक पहुंचा देती है। एक स्पंज की तरह कार्य। स्पंज मतलब क्या होता है, जो गंदगी साफ करता है ना, जो छानने का कार्य करता है। ब्रिटिश किसने कहा था, ये याद रखिएगा, जॉन सुलीवान ने, जो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे।
ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विनाशकारी परिणाम था वस्त्र उद्योग का विनाश हो गया भारत में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो निर्मित वस्त्र थे उनका बिक्री करना था, तो उनका एक लक्ष्य था कि भारतीय जो वस्त्र उद्योग हैं उनको समाप्त करना, और जो बने बनाए माल होते थे वो उनका जो मुकाबला यहाँ के जो हाथ से बने हुए वस्त्र होते थे वो नहीं कर पाते थे, देने में सक्षम नहीं हुए, जिससे वस्त्र उद्योग का पूर्णतः विनाश हो गया। ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का भी विनाश हुआ। स्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट हुआ। भारत के प्राकृतिक एवं कच्चे संसाधनों का निर्यात हुआ। खूब दोहन हुआ यहाँ के संसाधनों का। विलियम डिग्बी का अनुमान था 1757 से 1815 के बीच कुल धन का निकास कितना था? 50 करोड़। 50 करोड़ अभी सुनने में कम लगता है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा यह रकम होती थी। आरसी दत्ता के अनुसार वार्षिक निकास कितना था? 2 करोड़ 20 लाख पाउंड। बेंटिंग ने भी माना है कि उत्तर भारत में बुनकरों की हड्डियों से मैदान श्वेत हो गया। किसने माना था? बेंटिंग ने, कि उत्तर भारत में बुनकरों की हड्डियों से मैदान श्वेत हो गया, इतनी बुरी हालत थी। इतिहास, इसका मतलब ये नहीं बुनकर मर गए, उनकी हड्डियां, उनकी दुर्दशा ये व्याख्यायित कर रहे हैं। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन के कुप्रभाव में सबसे बड़ा आर्थिक दोहन की प्रणाली को ही माना है, जिसने भारत को गरीब से गरीबतम, बहुत बार बार अकाल पड़ने की भी यहाँ से शुरुआत हो जाती है। हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे। जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल ठीक कहते हैं कि नो रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट रिनेसेंस, अर्थात पुनर्जागरण के, रिनेसेंस मतलब पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के बिना कोई सुधार संभव नहीं है। 19वीं एवं 20वीं सदी के भारतीय समाज में जो अंधविश्वास एवं जातियों के जंजाल में जकड़ा हुआ था, उसके सुधार के बिना किसी भी क्षेत्र में प्रगति संभव नहीं था। एक ऐसे समय जब पाश्चात्य संस्कृति एवं शक्ति से भारत प्रभावित हो रहा था तथा अंग्रेजी शिक्षा एवं सुधार मूल्यों के द्वारा कुछ मानववादी एवं रचनात्मक कार्य भी हो रहे थे, ठीक ऐसे समय भारत में सांस्कृतिक जागरण का सूत्रपात हुआ, जिसके नेता राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के पिता भी की भी संज्ञा इनको दी जाती है, क्योंकि आधुनिकता का जो सबसे ज्यादा समर्थन, शुरुआत में समर्थन इन्हीं ने किया, व्यापक रूप से किया। की संस्था ब्रह्म समाज तथा आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज ने समकालीन जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। इन संगठनों ने सामाजिक चेतना के द्वारा एकता पैदा करके अंततः नवोदित राष्ट्रवाद के लिए एक आधार तैयार किया। पाश्चात्य विचारों की प्रतिक्रिया में शुरू हुए इस आंदोलन के केंद्र में कट्टरवाद, कर्मकांड, भेदभाव की समाप्ति तथा मानव एकता मुख्य विषय था। इस लक्ष्य हेतु भारत के सभी वर्गों में मानववाद, तर्क, बुद्धिवाद आधारित आंदोलन चला, जिसने अंततः स्वराज एवं राष्ट्रीयता में जोश पैदा किया। शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार, भारत भारतीयों के लिए वेदों की ओर चलो जैसे नारों से आर्य समाज ने जहां सामाजिक चेतना को जागृत किया, वहीं विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद 1893 में ईश्वर की नई अवधारणा अर्थात सभी आत्माओं के योग को ईश्वर बताया तथा मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है के द्वारा धर्म सुधार को एक नई दिशा दी। विवेकानंद, मूल नाम जिनका नरेंद्र नाथ दत्त था, यह उपाधि खेतड़ी के राजा ने दी थी। महत्वपूर्ण है, खेतड़ी के राजा ने यह उपाधि दी थी। ने अद्वैत विचारधारा पर आधारित नव हिंदूवाद का प्रचार किया, जिसमें ईश्वर से अधिक मानवता एवं पारलौकिकता के स्थान पर इहलौकिकता वाद पर जोर दिया गया। आर्य समाज ने वेदों एवं इहलौकिक मतलब इसी लोक में, पारलौकिक अर्थात परलोक को ध्यान में देखकर कार्य मत करिए, इसी लोक को ध्यान में देखकर आप कार्य करिए, यह बात थी इसमें। आर्य समाज ने वेदों एवं उपनिषदों से प्रेरित होकर हिंदू समाज को सुधार की जगह पुनर्संगठित करने पर जोर दिया। ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज मध्यम वर्ग के बीच अपने सुधार हेतु अधिक प्रसिद्ध हुआ। तो ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज मध्यम वर्ग के मध्य अपने सुधार हेतु अधिक प्रसिद्ध हुआ। आर्य समाज ने प्राचीन संस्कृति के प्रति गौरव जगाकर समकालीन उभर रहे राष्ट्रवाद को भी प्रभावित किया। ये भू राजस्व प्रणाली से कोई सवाल आए तो हमने आपको समझा दिया ही है, ये आप लिस्ट देख लीजिएगा, कितने परसेंट भाग, सबसे ज्यादा परसेंट पे कौन लागू हुआ था? रैयतवाड़ी 51% पे, उसके बाद महालवाड़ी 30% पे और 19% भाग पर ये स्थायी बंदोबस्त लागू था। ठीक, तो जो जो चीजें थी हमने बता दिया है। इसके अलावा ये लिस्ट भी आप देख लीजिएगा, प्रमुख सामाजिक संगठन, उनके संस्थापक कौन थे, कब इस संगठन की स्थापना हुई। तो ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय 1828 में कलकत्ता में, आत्मीय सभा के राजा राममोहन राय 1815 में कलकत्ता में, तत्वबोधनी सभा के देवेंद्र नाथ ठाकुर 1839 में कलकत्ता में, यम बंगाल आंदोलन डेरोजियो 1826 में कलकत्ता में, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने 1864 में कलकत्ता में,
प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में, आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां 1875 अलीगढ़ में, थियोसॉफिकल सभा सोसाइटी 1875 में, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने 1897 में बेल्लूर में, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने 1873 पुणे में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में मुंबई में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हरिद्वार में, सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी ने 1911 में बंबई में, भारत सेवक समाज या इंडियन सर्विस सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बंबई में, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में पंजाब में, पूछा भी गया था, ठीक है ना। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी ने 1866 में सहारनपुर में, देवबंद आंदोलन सहारनपुर 1866 सन याद रखिए। श्री नारायण धर्म परिपालन श्री नारायण गुरु ने 1903 में केरल में। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह एवं 1857 का महाविद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी थी। स्टैनले वालपोर्ट ने माना कि इट वाज फार मोर देन अ म्यूनिटी येट मच लेस देन अ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर ने इसे इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। एक लेख था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आरसी मजूमदार ने यह कहा कि यह न तो प्रथम था क्योंकि इसके पहले भी कई विद्रोह हुए थे, न ही राष्ट्रीय था क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत सीमित था, उत्तर भारत में ही सीमित था, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, अर्थात इसके उद्देश्य जो थे वो बहुत ही स्वार्थपरक थे, सबके अपने अपने स्वार्थ थे। इसलिए इन्होंने न तो प्रथम कहा, न तो राष्ट्रीय कहा, न तो स्वतंत्रता कहा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट, याद रखिएगा, के मंगल पांडे बलिया निवासी द्वारा लेफ्टिनेंट, बैरकपुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। यहाँ 34वीं रेजिमेंट थी। मंगल पांडे जो कि बलिया निवासी थे द्वारा लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट ह्यूरसन पर हमले की घटना को कुछ इतिहासकार इस विद्रोह की शुरुआत मानते हैं। सामान्यतः 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना, यह बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, 10 मई 1857 यही शुरुआत मानी जाती है। मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना के 85 सदस्यों के बख्त खां के नेतृत्व में, किसके? बख्त खां के नेतृत्व में। बाद में बख्त खां जाकर दिल्ली में भी जाते हैं, जो मुगल बादशाह रहते हैं उनको अपना जो है नेतृत्वकर्ता घोषित करते हैं। तो विद्रोह से इसका प्रारंभ माना जाता है। विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन, कौन था? पामस्टन, तथा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगा कारतूस, किंतु वास्तविक कारण क्या था? जन असंतोष तमाम तरह का। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय ने किया, जफर ने। रोचक है कि यह विद्रोह बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में नहीं फैला तथा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय वर्ग इस विद्रोह को समर्थन न देकर तटस्थ बना रहा, जो बुजुर्ग वर्ग था। 1857 के विद्रोह पर लिखी चर्चित पुस्तकों में द ग्रेट रिबेलियन किसकी थी? देखिए हमने आपको बताया भी है, उसमें जो है आप देखिए पेड ग्रुप में हमने दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। और भी पुस्तकों का नाम है द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की, सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार की, 1857 एसएन सेन की, सुरेंद्र नाथ सेन की है। कई अंग्रेजों ने भी कहा था कि अगर ये सिंधिया भी शामिल हो जाते इसमें तो यह युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। ठीक, तो अगर पूरे क्षेत्र में उस समय लोगों ने एकजुटता दिखाई होती शायद अंग्रेज तभी भाग जाते। 1857 के विद्रोह की प्रकृति को भले ही अधिकांश इतिहासकारों ने सैनिक प्रकृति का माना हो, किंतु ब्रिटिश नेता बेंजामिन डिज़ायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। इस विद्रोह की प्रचंडता को कैनिंग ने इस कथन से समझा जा सकता है कि यदि सिंधिया ने साथ न दिया होता तब हम इस आंधी में तिनके की भांति उड़ गए होते। तो सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था, याद रखेगा, वोट करते समय सिंधिया को। इस महासंघर्ष में नाना साहेब, धुंधु पंत एवं बेगम हजरत महल को कभी पकड़ा नहीं जा सका। तो याद रखिएगा, किसको नहीं पकड़ा जा सका? धुंधु पंत या नाना साहब को, और बेगम हजरत महल को कभी पकड़ा नहीं जा सका। धुंधु पंत या नाना साहब कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर में। बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह के बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा ऐसा नहीं कंपनी को भगा दिया गया, कंपनी हार गई, ऐसा नहीं, कंपनी के शासन का अंत हुआ। ब्रिटिश जो क्राउन था उसके अंतर्गत भारतीय शासन आ गया। तो 1 नवंबर 1858 कंपनी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से, जो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में विक्टोरिया घोषणा पत्र हुआ, एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी भी इस दिन बना दिया गया था, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ तथा कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया।
घोषणा पत्र में रियासतों के मामलों में दखल न देने तथा भारतीयों के प्रति समान व्यवहार का वचन दिया गया, हालांकि यह वचन निभाया नहीं जा सका। प्रमुख केंद्र व इसके नेता, इसको आप पॉज करके देख लीजिए, हमने बहुत एक विस्तृत आपको बनाकर भी दे दिया है ग्रुप में, आप देख लीजिए, ठीक है। 1857 के विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी शायर मिर्जा गालिब था। विद्रोह के समय बहुत महत्वपूर्ण है, मिर्जा गालिब विद्रोह के समय विद्रोहियों के साथ सैनिक देश में लड़ने वाली एकमात्र महिला कानपुर की नर्तकी आजीजन बाई थी, ठीक है। सैनिक देश नहीं होगा, सैनिक वेश में लड़ने वाली एकमात्र महिला कानपुर की नर्तकी आजीजन बाई थी, ठीक है। 1909 में पहली बार विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के इस महान जन विप्लव को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1909 में मेजर एडवर्ड्स ने कहा है, हमारा भारत पर अधिकार करने का अंतिम उद्देश्य है कि हम भारत को ईसाई देश बना दें। डलहौजी द्वारा अधिग्रहण किए गए राज्य क्रमशः थे। सबसे पहले सतारही हमने दे रखा है ऑलरेडी, फिर जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1852 में तथा नागपुर 1854 में। भारतीय सेना का पहला विद्रोह 1864 में बंगाल में हुआ था। भारतीय सेना का पहला विद्रोह। कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जो 1857 की गदर में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जो 1857 की गदर में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। नाना साहब के शिक्षक गुरदास बाबा थे। कौन था? गुरदास बाबा बिठूर के। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। किस पर? मौलवी अहमदुल्ला पे। इसे पोआया के राजा जगन्नाथ ने पकड़वाया था। देखिए कितने राष्ट्रद्रोही तभी से थे। ये नई बात नहीं, आज के समय में ही नहीं, आप देख रहे हैं, तभी से थे ऐसे तत्व। एवं इनाम पाया। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग को सिंधिया के जमींदार मानसिंह ने धोखे से अंग्रेजों से पकड़ा दिया था, ठीक है, धोखे से अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। अब ये देख लिए, धोखा दे दिया था इन्होंने भी, सिंधिया के जमींदार मान सिंह ने। अब सोचिए, इन्हीं के परिवार वाले, बाद में हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, बाद में केंद्र में कई अच्छे अच्छे पदों पर मंत्री भी रहे हैं। 1857 के बारे में जांच करने के लिए पील कमीशन नियुक्त हुआ। कौन सा कमीशन? पील कमीशन। बहादुर शाह जफर के मुकदमे की सुनवाई मेजर हैरियट ने की थी। अंततः बहादुर शाह जफर को निर्दोष घोषित कर दिया गया था, ठीक है। 1857 विद्रोह पर इतिहासकारों के मत जो थे, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली 1857 के विद्रोह के एक राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। टी.आर. होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। सभ्य किसको मानते हैं? ब्रिटिश को। बर्बर किसको मानते हैं? भारतीयों को। वी.डी. सावरकर ने 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय सत्ता संग्राम कहा है इसको। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम में के रूप में समाप्त हुआ, यह कहा है। डॉक्टर आसिफ मजूमदार ने कहा है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता ने 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगली लिस्ट में जो आपको पढ़ने जा रहा हूं, ये आएगा ही आएगा, परीक्षा में 5-6 साल से लगातार पूछ रहा है, तो ये आएगा ही आएगा। तो महत्वपूर्ण विद्रोह आंदोलन जो है तो याद रखिए। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह होता है बिहार बंगाल में। केना सरकार व दिरजी नारायण इसके नेतृत्व करता थे 1760 से 1800 के। तो 1760 में शुरू होता है। फकीर आंदोलन बंगाल में मजून शाह चिराग अली 1776 से 77। वेलुथम्पी, ये ट्रावनकोर में वेलुथम्पी के अगुवाई में 1825 से 1831 में। भील आंदोलन पश्चिमी घाट में सेवाराम की अगुवाई में 1825 से 1831 तक। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में चित्तर सिंह एवं नरसिंह 1825 से 27 तक, सॉरी 1822 से 29 तक। पागलपंथी असम में होता है, यह टीपू के नेतृत्व में होता है 1828 में। अहोम विद्रोह असम में होता है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में। वहाबी आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है उत्तर पश्चिमी भारत में, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1831 से 60 तक। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में बुद्धो भगत गंगा नारायण के मध्य होता है 1831-32 में, ठीक है। खासी विद्रोह असम में होता है तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1829 से 33 में। संथाल विद्रोह बंगाल विहार में सिद्धू कानू के नेतृत्व करता रहते हैं 1855 में। मुंडा विद्रोह बिहार में बिरसा मुंडा के विद्रोह में 1899 से 1900। नील विद्रोह बंगाल में दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास 1859-60 इसका समय रहता है।
पाबना विद्रोह, पाबना बंगाल में, ईशान चंद्र राय, शंभूपाल 1873-76, मोपला मालाबार केरल में, अली मुसलियार 1921 में होता है मोपला विद्रोह। कूका विद्रोह पंजाब में होता है, भगत जवाहर मल एवं राम सिंह के नेतृत्व में 1840-72। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में होता है, सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 में। ताना भगत आंदोलन बिहार में होता है, जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में। तेभागा आंदोलन 1946 में होता है, सबसे लास्ट में है, बंगाल में होता है, कंपा राम सिंह और भवानी सिंह के नेतृत्व में। तो ये सभी आपको रट लेना है, पूरा आएगा ही आएगा। हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीयता का उदय, राष्ट्रीयता के उदय के पीछे क्या कारण रहा, क्या हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों के क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब ढेर सारा शोषण बढ़ गया पूरे देश में, जब देश में पूरे अंग्रेज जो है जाने लगे, हर जगह जो है वही कार्य उनका शोषणवादी, तो इससे क्या हुआ, एक प्रकार से जो असंतोष व्याप्त हुआ अंग्रेजों के प्रति, उसने कहीं ना कहीं बाद में जाके राष्ट्रवाद का स्वरूप ले लिया। राष्ट्रवाद के उदय में एक महती भूमिका निभाई। इसके अलावा आप देखते हैं बाद में संचार, रेलवे, इन सब की जो स्थापना की गई, हालांकि ये अंग्रेजों द्वारा अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने लाभ के लिए किया गया था, लेकिन इससे लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने लगे, संदेश एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगा। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं जो छपने लगी, जो बुजुर्गा वर्ग, जो पढ़े लिखे लोग जो थे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, संपादन के माध्यम से लोगों को जागृत करने लगे, पंपलेट्स के माध्यम से, तरह तरह बाद में रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने चलाया देश में घूम घूम करके। ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो लोग जब जागरूक हुए अपने अधिकारों के प्रति, उनको लगा हाँ अंग्रेज भाग सकते हैं, इस देश में हमारा खुद का राज हो सकता है, स्वशासन जैसी बात लोगों को समझ में आई कि ऐसा होगा, भविष्य दिखाया गया लोगों को। तब लोग धीरे धीरे जागृत होना शुरू किए और एकजुट होना शुरू किए। राष्ट्रवाद की भावना, जो क्षेत्रवाद और जो जातिवाद, जो सांप्रदायिकतावाद की भावनाएं थी, वो उसके ऊपर राष्ट्रवाद प्रबल होने लगा, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी। तो एक मत यह भी है कि भारतीय राष्ट्रवाद समूचे विश्व में भरते हुए राष्ट्रवाद एवं आत्मनिर्णय की भावना से अनुप्राणित होकर उभरा। जैसे फ्रांस में, रूस में, चीन में, फ्रांस में, रूस में और अमेरिका में या इटली, बहुत सारे जगह क्रांतियां जो हुई थी, उन क्रांतियों के बारे में अध्ययन किया यहाँ के लोगों ने, जो शिक्षित वर्ग था। और उस क्रांति के बारे में कहानियां जगह जगह जो है फैलाने शुरू कर दी कि हाँ ऐसा यहाँ हो सकता है, ऐसा यहाँ हो सकता है, ऐसा यहाँ हो सकता है। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन 19वीं शताब्दी बीतते बीतते राष्ट्रवाद स्थापित विषय बन चुका था। A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस ने इसे गति एवं नेतृत्व प्रदान किया। खासकर इसमें जो दो दल थे, नरम दल, गरम दल था। नरम दल क्या था? नरम था। नरम मतलब ये नहीं कि एकदम सीधे साधे लोग थे, ये जो है चाटुकारिता पसंद लोग थे, एक प्रकार से अगर सीधी सीधी बात की जाए, अनुनय विनय की नीति द्वारा, अर्थात अंग्रेजों के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। इनका मानना था कि अंग्रेज जो है लोकतांत्रिक, इंग्लैंड लोकतांत्रिक देश है, हमको अपनी मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से मांगना चाहिए, अंग्रेज उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन उग्रवादियों का मानना था कि अंग्रेज हमको बेवकूफ बना रहे हैं, धन लूट रहे हैं, देश को खोखला करते जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको भगाना ही होगा, हमको स्वराज्य चाहिए। ठीक है, मांगों को बहिष्कार और प्रबल तरीके से कुल मिला के, उग्र तरीके से कुल मिला करके इनका विचार था कि अंग्रेजों को भगाया जाए और देश को आजाद किया जाए, स्वराज की मांग की जाए, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाया जाए। तो जे.आर. सीले ने 1883 में भारत को एक भौगोलिक इकाई की संज्ञा दी। किसने? जे.आर. सीले ने। इस मत का खंडन स्वयं आर. कूपलैंड ने इन शब्दों में किया कि इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज एंड द ब्रिटिश ऑथराइटीज ब्लेस्ड इट्स क्रेडल। भारतीय राष्ट्रवाद पर कुछ हद तक फ्रांसीसी क्रांति, भारतीय पुनर्जागरण, ब्रिटिश आधुनिकीकरण तथा जन असंतोष का प्रभाव था। हमने डिस्कस किया भी। 1885 ईस्वी तक विभिन्न घटनाओं एवं नीतियों से परिणाम स्वरूप पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में एक नई चेतना तेजी से उभर रही थी, जिसे राष्ट्रवाद की संज्ञा दी। हाँ, राष्ट्रवाद का बीज तो 1857 में और उसके प्रभाव ने ही दिखा दिया था, जिससे अंग्रेज सतर्क थे। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की, ताकि असंतोष को दबाया जा सके किसी तरह के। ठीक है, और अन्य सुधार उन्होंने किए अपने में, कि जो तोपखाना था उसमें भारतीयों की भर्ती बंद कर दी, उन्होंने जो है अपने यहाँ के लोगों को भर्ती करना शुरू किया। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रवाद का बीज तो 1857 से बोना शुरू हो गया, एक बड़े लेवल पे लोगों तक वह संदेश चला गया
कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है, उनको भी डराया जा सकता है, एक बड़ा युद्ध लड़ा जा सकता है। तो राजनीतिक संगठन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हलचल मचा रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सिविल सेवा आंदोलन ने उच्च शिक्षित भारतीयों को संगठित करना शुरू कर दिया था। 1858 से 1885 के बीच विभिन्न कारणों से एक नई चेतना का उदय हुआ, जिसे आगे चलकर राष्ट्रवाद के रूप में संबोधित किया गया। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास में ब्रिटिश राज की नीतियों का भी हाथ माना जाता है, जिसमें राजस्व नीति बहुत प्रमुख थी, क्योंकि कृषक बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। सामाजिक, धार्मिक और कृषक बहुत असंतुष्ट थे। इसका मतलब है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी कृषक, उस समय तो और ज्यादा थी, 70% आबादी से ज्यादा लोग जो कृषि कार्यों में संलग्न थे। तो असंतोष की मात्रा कृषकों में ज्यादा, कृषकों को साथ में ले आना बहुत आवश्यक था। यह काम किया बाद के सुधार आंदोलनों ने और गांधी जी के आंदोलनों ने। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक समाचार पत्र, आधुनिक शिक्षा तथा इससे भी बढ़कर सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति का भी योगदान माना जाता है। इतिहास का प्रतिक्रियावादी नीति मतलब कोई भी बात हुई, कोई भी विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें जो सरकार की प्रतिक्रिया रहती, दमनात्मक जो प्रतिक्रिया रहती थी, जो दमन करने की नीति थी, उसके खिलाफ लोग और ज्यादा उग्र हो जाते थे, और ज्यादा ये भड़क जाता था आंदोलन, और ज्यादा रुष्ट लोग हो जाते थे। इतिहासकार लॉर्ड लिटन, डफरिन और कर्जन की कठोर प्रतिक्रियावादी नीतियों को ही राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी मानते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें आपका एक है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में देखा गया स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के जो प्रक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन से राष्ट्रवाद अपनी चरम स्थिति में पहुंचा। उसके बाद जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ, वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो दमनात्मक कार्रवाई हुई, इससे और ज्यादा आग भड़क गई और राष्ट्रवाद और ज्यादा पल्लवित हुआ। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसका प्रारंभ राजा राममोहन राय, आधुनिक भारत का पिता जिनको कहा जाता है, के सामाजिक सुधारों से हुआ, उसको भी आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग जागरूक हुए, समानता के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति, जो दबे कुचले वर्ग थे वो भी अपने अधिकारों के लिए सामने आने लगे। लेकिन उच्च वर्ग तक में असंतोष पैदा कर दिया। लिटन और डफरिन की कठोर प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक में असंतोष पैदा हो गया था। रही सही कसर लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल यूरोपियों के विद्रोह ने पूरा कर दिया था। इल्बर्ट बिल विवाद याद रखिएगा, सन 1883। इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेज न्यायाधीश थे, उन्हीं को यूरोपीय जो अपराधी थे उन पर फैसला करने का अधिकार था। जो भारतीय न्यायाधीश थे वो यूरोपियों का मामला नहीं सुन सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या किया गया, व्यवस्था कर दी गई कि अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन के मुकदमे को सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, इसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इससे अंग्रेज जो थे वो असंतुष्ट हो गए, इससे वो उनमें विद्रोह हो गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया, इसके खिलाफ जो है उठकर खड़े हो गए। तो इससे भी भारतीय जनमानस के अंदर ये बात आई कि नहीं, ये सुधार के मूड में नहीं है, ये तो हमको गुलाम मानते हैं, ये हमको कुछ नहीं मानते हैं, इनके मन में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है, और ये भेदभाव और अत्याचार कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसको पूरा कर दिया। समाचार पत्र की बात करें तो भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने गोवा में की। 1557 में इसमें छपी पहली पुस्तक ईसाई धर्म की थी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र, महत्वपूर्ण है, बंगाल गजट 1780 में प्रस्तुत किया। वर्नाकुलर एक्ट सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समाचार पत्र सोम प्रकाश पर लागू हुआ। वर्नाकुलर एक्ट आया था, इस पे प्रेस पे तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। भारत में पत्रकारिता के कारण सजा पाने, देखिए पत्रकारिता के बारे में 10 मिनट का एक वीडियो हमारा है इतिहास का, आप लोग प्लेलिस्ट में अवश्य देखिए। उसमें हमने पूरा विस्तार से चर्चा कर दी है, उससे एक प्रश्न इतर नहीं आएगा, तो आप जरूर देखिए। भारत में पत्रकारिता के कारण सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आप याद रखिएगा। पत्रकारिता के कारण समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है। इसने पत्रकारिता को स्वतंत्र बनाने में बहुत भूमिका निभाई, और जो कड़े कानून थे जो बनाए गए थे अंग्रेजों द्वारा, जो सेंसरशिप लागू की गई थी, उसको समाप्त करने में भूमिका निभाई। हिंदू पेट्रियार्ड के संपादक क्रिस्टोफर पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। हिंदू पेट्रियार्ड के संपादक क्रिस्टोफर पाल को भारत, एक अलग से मैं ऑडियो आर्टिकल भी दे रहा हूं, उसको भी आप देख लीजिए। भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उतत मार्तंड, ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था भारत में, पंडित जुगल किशोर द्वारा कानपुर में प्रकाशित किया गया था। प्रमुख समाचार पत्र आता है, उसके जो है संपादक का नाम आता है, स्थान आता है, भाषा भी आती है। तो यह आपके लिए लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, या तो पॉज करके देख लीजिए। जब आप इसी वीडियोस काम चलाना चाहते हैं तो पॉज कर लीजिए इसको, ठीक, और देख लीजिए।
ठीक है, नहीं तो देर हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। भारत में शिक्षा का विकास। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने नासिरिया एवं म्यूजिया नामक मदरसों की स्थापना की। किसने? इल्तुतमिश ने। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, नासिरिया एवं म्यूजिया नामक मदरसों की स्थापना किसने की सल्तनत काल में? इल्तुतमिश ने। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा एवं जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विलियम जोन्स को मलिक जोन्स तथा फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 की स्थापना की, 1800 में, ठीक। लॉर्ड मैकाले पाश्चात्य शिक्षा 1835 मिनट्स में इसने अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ के शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी को। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रेलवे आयोग ये कब आया? 1904 में। हम 10 मिनट के वीडियो में विस्तार से इसका डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए कहते हैं 10 मिनट वाला वीडियो आप जरूर देखिए, वो रामबाण है आपकी परीक्षाओं के लिए, वो यूट्यूब पे मौजूद है। कि सदस्यों में 2 भारतीय थे, कौन कौन था? याद रखिएगा, जस्टिस गुरदास बनर्जी। रेले कमीशन विश्वविद्यालय आयोग 1904 में जो करजन के समय आया था, गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये 2 सदस्य थे। सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत ने अपने संपूर्ण रियासत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दी। किसने? बड़ौदा रियासत ने सबसे पहले अपने संपूर्ण रियासत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी शिक्षा निःशुल्क करने की मांग की थी प्राथमिक स्तर पर। सैडलर आयोग 1917 में आया, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच हेतु बनाया गया था। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, कौन कौन? आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। बनारस विश्वविद्यालय 1916 में बना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में। सन याद रखेगा। 1937 में गांधी जी ने अपने साप्ताहिक अंक हरिजन में वर्धा शिक्षा योजना की चर्चा की। यूजीसी की स्थापना राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953 में की गई। 1956 में संसद द्वारा इसे कानूनी निकाय घोषित किया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, यह महत्वपूर्ण है। 1937 में कांग्रेस के वर्धा शिक्षा सम्मेलन की, ये वर्षा नहीं है, वर्धा कर लीजिएगा, वर्धा शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में स्थापित की। कब? 1857 ईस्वी में। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय 1882 ईस्वी में तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में, जिसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, स्थापित किया गया। विद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में स्थापित किए गए। इसके बाद, अच्छा ये तो हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ के मॉडल पर? याद रखिएगा, लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर स्थापित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया है तो कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका की संसद से प्रेरित है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस की स्थापना जो है रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 सदस्यों, कितने? 72 सदस्यों के साथ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, इन्होंने की थी। इसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। किसके सुझाव रखा गया, यह भी याद रखिएगा। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष एवं ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरबर्न, कौन था ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार? विलियम वेडरबर्न ने लिखा है कि भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों का सेफ्टी वाल की आवश्यकता थी, इसी कारण कांग्रेस की स्थापना की गई। इसीलिए इसको जो है डफरिन, उस समय जो गवर्नर जनरल था कांग्रेस के स्थापना समय, लॉर्ड डफरिन था, इसीलिए कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस का गठन ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए सेफ्टी वाल के रूप में हुआ था। वहीं दूसरा मत है कि ब्रिटिश साम्राज्य के दमन की बिजली से रक्षा है, तड़ित चालक के रूप में कांग्रेस गठित हुई। तो दोनों मत प्रचलित हैं, दोनों मतों में विवाद है। कांग्रेस में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम नेता कौन थे? याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। कांग्रेस का संविधान 1920 नागपुर अधिवेशन में बदला गया था। कब बदला गया था? नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, मूल अधिकारों की मांग पेश की गई थी। पेड ग्रुप में हमने किस अधिवेशन में क्या प्रमुख बातें थी, प्रमुख अधिवेशन, और उसमें क्या प्रमुख घटनाएं घटी, क्या निर्णय लिए गए, ये सब हमने दे रखा है, वो आप जरूर देखिए। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की, मूल अधिकारों की मांग पेश की गई। 1931 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। दोनों में अंतर समझिएगा। कांग्रेस की बैठक
1930, 1935 एवं 1940 से 45 के मध्य नहीं हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, किंतु तो स्वतंत्रता के समय कौन था अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी, किंतु नवंबर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। सबसे लंबे समय तक 6 वर्ष तक, जब अर्थात 40 से 45 तक कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही रहे। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन बेलगांव की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, उन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। किसने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो कांग्रेसी बनो का नारा इन्हीं ने दिया था, याद रखिएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। शिमला के सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध एओ ह्यूम जीवन पर्यंत कांग्रेस के महासचिव रहे। तो जीवन पर्यंत एओ ह्यूम जब तक जीवित रहे कांग्रेस के महासचिव रहे, और शिमला के सन्यासी के रूप में ये प्रसिद्ध थे। शिमला का सन्यासी इनको कहा जाता था। अब आ जाइए राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1947 तक। आधुनिक भारत के इतिहास में 1885 से 1947 का कालखंड राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। इसका प्रारंभ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तरह समानता एवं संवैधानिक सुधारों की मांग से प्रारंभ होता है, जो बाद में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति, दमन चक्र एवं बढ़ते भारतीय चेतना के परिणाम स्वरूप लोग जागरूक होते गए और स्वतंत्रता में बदल गया। प्रायः इतिहासकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ मानते हैं, जिसे 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया है, किंतु इस धारा में क्रांतिकारी एवं अन्य संगठनों को भी उचित रूप से शामिल नहीं किया गया है। जो क्रांतिकारी आंदोलन है कहीं न कहीं उसकी अनदेखी की जाती है आज भी। 1885 से 1905 जो कि नरमपंथी चरण कहलाता है, फिर 1905 से 1915 का काल जो गर्मपंथी चरण कहलाता है, और 1915 में अपने महात्मा गांधी आ जाते हैं, बापू आ जाते हैं, तो पूरा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरणों में समान तथ्य इस प्रकार है। क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अहिंसक गतिविधियां। 3 चरणों में साम्राज्य से सहयोग एवं समझौते की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तीनों चरणों में अंग्रेजी साम्राज्य से सहयोग और समझौते की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। यदि क्रांतिकारी आंदोलनों को छोड़ दिया जाए तो इन तीनों चरणों में स्वतंत्रता की स्पष्ट घोषणा का अभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बाद में जाकर, लगभग अंतिम चरण के अंतिम में जाकर के, नेहरू के नेतृत्व में 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो दिसंबर 1929, जिसको दीपावली घोषणा पत्र भी कहते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा की। कांग्रेस द्वारा राजनीतिक आंदोलन के साथ ही सामाजिक आर्थिक मुद्दे भी उठाए जाते रहे। कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं। स्कॉटलैंड के एओ ह्यूम स्कॉटलैंड थे के, ये स्कॉटलैंड के थे, याद रखिएगा, जो रिटायर्ड आईसीएस थे तथा पक्षी विज्ञानियों उदार विचारों के थे। तो पक्षी विज्ञानी भी थे, ठीक, और उदार विचारों के थे। द्वारा आहूत इंडियन नेशनल यूनियन, जिसकी बैठक बंबई में 28 दिसंबर 1885, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उपस्थित सदस्य 72 थे, उसमें कांग्रेस का गठन हुआ। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको नाम बाद में दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक, गवर्नर जनरल उस समय डफरिन था। 1886 में अगले सम्मेलन में इसका नाम ऐसा पड़ा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके पहले क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। ह्यूम कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी रहे तथा भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों एवं ब्रिटिश प्रशासन से भागीदारी के पक्षधर थे। कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नहीं अपितु भेदभाव की विरोधी थी। तो ये साम्राज्यवाद की विरोधी नहीं थी कांग्रेस, याद रखिएगा। बहुत बाद में जाकर विरोध करना शुरू किया इन्होंने साम्राज्यवाद का, लेकिन ये भेदभाव का विरोध करती थी। ये अंग्रेजों के ही राज्य में सुधार को महत्व देती थी। उसको ये सोचती थी कि अंग्रेजों के राज में ही सुधार हो सकता है यदि इनसे अपने मन मुताबिक नीतियों को परिवर्तित कराया जा सके। कांग्रेस को राष्ट्रवादी संस्था बनने में लंबा वक्त लगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुए थे, जिसका मुख्य भाव क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया जाए, आईसीएस की परीक्षा भारत में हो एवं आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए। उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम बैठक में शामिल नहीं रहे, याद रखिएगा। यह आरोप भी है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी, अपनी हमने आपको बताया। प्राय इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों के क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। एक मत यह भी है कि भारतीय राष्ट्रवाद समूचे विश्व में भरते हुए राष्ट्रवाद एवं आत्मनिर्णय की भावना से अनुप्राणित इंस्पायर्ड होकर उभरा था। इन तीनों विचारधाराओं को संवैधानिक आंदोलन या जन आंदोलन की संज्ञा दी जाती है, किंतु पूर्णतः साम्राज्य विरोधी एवं इसे हिंसा के माध्यम से जड़ से उखाड़ फेंकने वाले आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं, जो बम गोली के माध्यम से भगाना चाहता था इनको। राष्ट्रीय आंदोलनों में मुस्लिम लीग कब स्थापना हुई, 1906 में ढाका में। जैसे ब्रिटिश पोषित सांप्रदायिक संगठन, इसको ब्रिटिश द्वारा पोषित किया गया था, ब्रिटिशर्स का तो नीति ही बन गया था फूट डालो राज करो की।
और 1857 के बाद भी 1857 के बाद से ही इन जब उसमें मुस्लिम हिंदू एकता देखी गई तभी से उनकी नीतियों में परिवर्तन हुआ और वो फूट डालने लगे यहाँ के समाज और धर्म में। ब्रिटिश पोषित सामुदायिक संगठन की भूमिका हो या किसान मजदूर या साम्यवादी संगठनों की, सभी अपने बदलते उद्देश्यों के साथ अंततः ब्रिटिश राज्यों से मुक्ति ही चाहते थे। कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। इनके शब्दों में कांग्रेस के नरमपंथी चरण की भूमिका वही रही जो किसी भवन में नींव की होती है। तो उदारवादी चरण में क्या होता है? 1885 से 1905 कांग्रेस के नेतृत्व में इन 20 वर्षों में समानता पर आधारित न्याय, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी प्राप्त करना उदारवादियों का मुख्य लक्ष्य था। गर्मपंथियों ने इनकी कार्यप्रणाली से नाराज होकर इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। इस दौर में कांग्रेस की नीति उदारवाद, संयम एवं संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश क्राउन के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए साम्राज्य से याचना, प्रार्थना एवं ज्ञापन के द्वारा रियायतों को प्राप्त करना था। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने यह नारा दिया, आओ हम पुरुषों की तरह मिलकर घोषणा कर दें कि हम पूर्णतः राजभक्त हैं। इसी अधिवेशन में गवर्नर जनरल की बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है, हम पुरुषों की तरह मिलकर घोषणा कर दें कि हम पूर्णतः राजभक्त हैं। तो इस प्रकार कांग्रेस एवं ब्रिटिश सरकार के आरंभिक संबंध घनिष्ठ थे। हाँ, यह अवश्य सत्य है कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 जिसमें जॉर्ज यूल जो पहले ब्रिटिश इसके अध्यक्ष भी थे, यह संबंध बिगड़ते गए तथा कांग्रेस अब राजभक्त से राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ती चली गई। कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में वकील, शिक्षक, व्यापारी वर्ग का नेतृत्व प्रभावी था। कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र मुख्य थे। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता सर्वाधिक प्रभावशाली थे। नरमपंथी ब्रिटिश सरकार से जो रियायतें चाहते थे उनका संबंध मुख्यतः विधायी एवं प्रशासनिक सुधार तक सीमित था, न कि आजादी। तो यह महत्वपूर्ण है, गौर करने लायक है। ब्रिटिश सरकार का जो रवैया रहा कांग्रेस के प्रति 1888 ईस्वी के पश्चात कठोर होता गया। आगे चलकर सरकार के प्रोत्साहन से यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खां एवं राजा शिव प्रसाद संस्था कांग्रेस के विरोध में बनाई गई। इसी नीति के कारण 1906 में मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां, इन दोनों के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो के इशारे पर स्थापित हुई। फूट डालो राज करो नीति का प्रणेता इसी को माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। 1890 ईस्वी के बाद कांग्रेस के भीतर गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ा। आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित इन गर्मपंथियों ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग हालांकि सबसे पहले अनौपचारिक रूप से किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने, ये याद रखिएगा। गर्मपंथियों ने ब्रिटिश सरकार की तीव्र आलोचना की, तीखी आलोचना के साथ नरमपंथियों को रणनीति बदलने पर जोर दिया, मजबूर किया। गर्मपंथियों की गतिविधियों के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार उबाल दिखाई दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में जोश, त्याग, जुझारूपन, स्वदेशी बहिष्कार, जेल जाने आदि की शुरुआत गर्मपंथी नेताओं ने ही किया। राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवाद के उदय के जो निम्न कारण है देख लीजिए क्या कारण है। भारत में उग्रवाद के उदय के निम्न कारण थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल डफरिन एवं कर्जन की प्रतिक्रियावादी एवं प्रजातीय दंभ की नीति। वो अपने आप को सभ्य मानते थे, भारतीयों को सभ्य मानते थे। उनका कहना था कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं। यहाँ तक कि कई अंग्रेजों के अधिकारियों के घर में बाहर लिखा होता था गेट पे कि अंग्रेज भारतीय और कुत्तों का आना मना है। इसके अलावा यूरोप में होने वाली घटनाओं, इथोपिया द्वारा जैसे 1896 में इटली की पराजय हो जाती है, जापान द्वारा रूस की 1905 में पराजय हो जाती है, तथा अफ्रीका में गांधी के सत्याग्रह का प्रभाव जो देखा जाता है, कांग्रेस की उदारवादी नीति तथा इनके प्रशासनिक सुधारों को न माने जाने से असंतोष, ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे। सामाजिक धार्मिक सुधार जिसमें मुख्यतः आर्य समाज की भूमिका थी, गर्मपंथी आर्य समाजी के जो प्रभाव थे। इसके अलावा अंग्रेजी राज की जो प्रवृत्ति थी, आर्थिक दोहन, आर्थिक शोषण एवं अमानवीयपूर्ण भेदभाव जो व्यवहार किया जाता था भारतीयों के प्रति, गर्मपंथियों द्वारा इसका सटीक विश्लेषण किया गया, लोगों तक पहुंचाई गई बात। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना का त्वरित प्रभाव हुआ, लोग एकजुट होकर के उसके खिलाफ खड़े हो गए, स्वदेशी आंदोलन चलने लगा, बहिष्कार आंदोलन चलने लगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण थे। नरमपंथी एवं गर्मपंथी नेताओं के मध्य मुख्य अंतर उद्देश्य को लेकर न होकर कार्य प्रणाली को लेकर, दोनों का उद्देश्य एक ही था, स्वराज की प्राप्ति। भले बाद में हो, किसी का एक लक्ष्य दूर का था, किसी का जल्द से जल्द प्राप्त करना था, लेकिन लक्ष्य तो वही था, सुधार।
लेकिन गर्मपंथी भी संवैधानिक तरीकों से साम्राज्य के भीतर प्रशासनिक भागीदारी एवं समानता के पक्षधर थे, किंतु गर्मपंथी चाहते थे कि यह उपहार के तौर पर नहीं अपितु अधिकार के रूप में भारतीयों को प्राप्त हो। गर्मपंथियों द्वारा प्रचारित किए गए स्वराज की अवधारणा में विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता का भाव शामिल नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो गर्मपंथी द्वारा जो स्वराज की मांग की जा रही थी वो स्वायत्तता की मांग थी, एक प्रकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी, वो भाव नहीं शामिल था। यही कारण है कि आगे चलकर कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को, जिसको दीपावली घोषणा पत्र भी कहा जाता है, पारित किया। उग्रवादियों के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी एवं बहिष्कार के साथ ब्रिटिश सरकार से टकराव एवं दबावपूर्ण जन आंदोलन शामिल था। कुछ समीक्षकों के अनुसार उग्रवादी विचारधारा में सुसंगठित राजनीतिक दर्शन का अभाव था, क्योंकि इसमें क्रांतिकारी विचारधारा हिंसा के द्वारा पूर्ण आजादी से लेकर औपनिवेशिक साम्राज्य के समर्थक तक भी शामिल थे। तो इसमें सभी लोग, एक उग्र, बहुत उग्र से उग्र लोग भी शामिल थे, नरम दल के कुछ लोग भी, जो नरम दल की विचारधारा के पोषक थे, वो भी शामिल थे। तो इसलिए जो है एक मिला जुला सा था ये। तो एक सुसंगठित राजनीतिक दर्शन का अभाव था। गर्मपंथी नेता अरविंद घोष बाद में क्रांतिकारी मार्ग पर चलकर तथा अंततः आंदोलन को छोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए थे। आप देखेंगे लाला लाजपत राय भी, जो साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण विरोध करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, वो मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कोई सुसंगठित विरोध का आधार नहीं बन पाया था उग्रवादियों का, गर्मपंथी नेताओं का। यह एक बात कमी सामने आती है। तिलक भी आगे चलकर एनी बेसेंट के साथ मिलकर जब 1916 में होम रूल आंदोलन के लिए तैयार हुए, तब उनके विचारों में काफी बदलाव आ चुका था। अब तिलक सहयोग एवं सामंजस्य के साथ आंदोलन चलाने के पक्षधर हो चुके थे। इसके पहले उनका कहना था कि हम स्वतंत्रता, स्वराज हमारा जमशेद अधिकार, हम इसे लेकर रहेंगे। उग्रवादी आंदोलन के प्रभाव के कारण ही राजनीतिक चेतना जागृति का विस्तार हुआ तथा आगे चलकर गांधीवादी आंदोलन एवं क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भी यह प्रेरक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण साबित हुआ। आइए कुछ मुख्य आइए एग्जाम पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। मुख्य नरमपंथी नेता जो थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सभी नरमपंथी थे, नरम लोग थे। नरमपंथी ब्रिटिश राज में पूर्ण निष्ठा के साथ प्रशासन में भागीदारी एवं समानता पर आधारित व्यवहार चाहते थे। इनकी कार्यप्रणाली प्रार्थना पत्र, ज्ञापन एवं ब्रिटिश राज से सहयोग की थी। गर्मपंथी नेता क्या थे? लाल बाल पाल, जिसमें लाल में लाला लाजपत राय, बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सभी गर्मपंथी नेता थे। नरमपंथियों की तरह ब्रिटिश राज में विश्वास, किंतु कार्य पद्धति, दबाव, स्वदेशी, बहिष्कार, निंदा, जन आंदोलन आदि की इनकी जो है कार्य पद्धति थी। गर्मपंथियों के नेता तिलक थे। इन्हें विलेंटाइन शिरोल ने भारतीय शांति का जनक माना था। किसने? विलेंटाइन शिरोल ने। इन्हें खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने ये चले गए थे होम रूल आंदोलन के दौरान, और यहाँ पे होम रूल आंदोलन इसीलिए शिथिल पड़ गया था। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक संस्था कहा था। किसने? डफरिन ने। कर्जन की टिप्पणी थी कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है तथा मृत्यु की ओर बढ़ रही है। सब बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है बार बार। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा इसके शांतिपूर्ण पूर्ण दफन में है। किसने? कर्जन ने यह सब कहा था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजादी के समय कौन था अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1838 में कलकत्ता में। संस्थापक इसके थे द्वारिकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, ये दोनों। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था। 1885 से 1887 तक कांग्रेस एवं गवर्नर जनरल के संबंध ठीक रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 मद्रास में। कांग्रेस के 1890 में कलकत्ता बैठक को पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया था, जो कि भारत की पहली महिला स्नातक थी। महाराष्ट्र के सुकरात एवं विपक्ष के नेता उपाधि किसको? गोखले को दी जाती है, जो कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु भी थे। महाराष्ट्र के सुकरात एवं विपक्ष के नेता। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की उपाधि थी, जो 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कब? 1920 में। तो ये एकमात्र लाल बाल पाल में नेता थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। गर्मपंथी अहिंसावादी थे। यह महत्वपूर्ण है कि गर्मपंथी भी हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, ये अहिंसावादी थे। बस इनका ये था कि उग्र प्रदर्शन करना है,
उग्र तरीके से अपनी मांगों को रखना है। तो काफी बार आता है गर्म है तो अहिंसा कैसे हो सकता है, तो आता है ये सेंटेंस तो आप सही मानेंगे, अहिंसावादी ही थे ये सब। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम पॉइंट्स और देख लीजिए। 1906 में स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है कांग्रेस से मुख्य से। मुस्लिम लीग का ढाका में गठन किया जाता है 1906 में। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। इसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है सूरत में, ठीक है, नरमपंथी गरमपंथियों में। 1908 में क्यों विभाजन होता है? वो जो स्वदेशी आंदोलन था उसको चलाने के ढंग को लेकर के इनमें जो है युद्ध हो जाता है, मारपीट हो जाती है, कुर्सियां चल जाती हैं। 1908 में तिलक को 6 वर्ष की सजा मांडले जेल में गीता रहस्य इन्होंने लिखी थी। ठीक, 1908 में। 1909 में मिंटो मार्ले एक्ट आया जिसमें मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन किया गया। यहां से जो औपचारिक जो बीज था फूट डालो राजगुरु का वो बो दिया गया। 1911 बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया तथा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदलने की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ यहाँ। 1912 में राजधानी दिल्ली का उद्घाटन हुआ। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन हुआ। इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं अक्सर हर बार, इस बार को छोड़ करके, इस बार तो कुंभ के कारण इसको जो है फरवरी मनाया गया, लेकिन 9 जनवरी को हर साल इसीलिए हम प्रवासी दिवस मनाते हैं क्योंकि भारत गांधी जी की वापसी हुई थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन नरमपंथी मिलन तथा मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आंदोलन के तैयार हुई। तो 1916 एक बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी घटना घटी। इसमें नरमपंथी गरमपंथी जो 1907 में विभाजन हो गया था एक साथ आ गए। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार हुई, इसीलिए लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं इसको। एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ होता है। तो 2 होम रूल आंदोलन चले थे समानांतर रूप से। 1916 में पूना में जो स्थापना हुई अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने, और दूसरे की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में किया था। तो होम रूल आंदोलन इस तरह से चला था। मुख्यतः विधायी जो एनी बेसेंट का जो होम रूल था उसका विस्तार पूरे भारत तक था, और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग उसी में युवा जो है निकल कर आते हैं नए नए इसी आंदोलन के थ्रू। मुख्यतः विधायी एवं प्रशासनिक सुधार तक सीमित था, न कि आजादी। सॉरी, हम केवल यहां तक की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया है। नरमपंथियों की विचारधारा हम बता रहे थे, आगे चलते हैं। लोकमान्य तिलक के बारे में, गरमपंथी राजनीति के जो पितामह थे बाल गंगाधर तिलक 23 जून 1856 में रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में जन्मे चित्पावन ब्राह्मण के थे। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के विरोधी तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद को जुझारू बनाने एवं कांग्रेस को जनवादी संस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने मराठा, अंग्रेजी मराठा जो इनका अखबार था अंग्रेजी में आता था, याद रखिएगा, और केसरी आता था मराठी में। ठीक है, तो मराठी नहीं आता था, यही याद रख लीजिएगा। केसरी और मराठा इनके समाचार पत्र थे। इसमें संपादक सहयोगी कौन थे? आयंगर थे। इनके द्वारा ब्रिटिश नीतियों का विरोध एवं स्वराज की भावना का प्रसार किया गया। त्रिमूर्ति नेताओं में त्रिमूर्ति में कौन थे? लाल बाल पाल। सबसे मुखर तिलक ने गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 द्वारा लोगों में एकता पैदा किया। तिलक कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं जो कभी अध्यक्ष नहीं बने, एकमात्र ऐसे नेता हैं। हालांकि ये कहना गलत है कि एकमात्र हैं, ये गलत है। कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, ठीक है, बड़े नेताओं में। इनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक को लोकमान्य की संज्ञा बंबई के मजदूरों द्वारा तथा इन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। तिलक पूर्णतः ब्रिटिश तो किसने संज्ञा दी थी लोकमान्य की? बंबई की मजदूरों द्वारा। तिलक पूर्णतः ब्रिटिश राज से आजादी नहीं चाहते थे। वे शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी एवं समान व्यवहार बतौर अधिकार चाहते थे तथा इसके लिए वे गांधी की तरह स्वदेशी एवं बहिष्कार के पैरोकार थे। बंग भंग आंदोलन के दौरान तिलक स्वदेशी एवं बहिष्कार का व्यापक प्रसार कर चाहते थे। इसी बीच इन्हें अध्यक्ष बनाए जाने के मतभेद के प्रश्न पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में सूरत में अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। तिलक को 6 वर्षों की सजा जज जो थे ब्रूमफील्ड, याद रखिएगा, इन्होंने दिया था। मांडले जेल जो कि वर्मा में है वहां भेज दिया गया। गीता रहस्य द आर्यन आर्कटिक होम ऑफ द वेद, आर्कटिक होम ऑफ द वेद, इसमें इन्होंने जो जो आर्य थे उनका जो मूल स्थान इन्होंने आर्कटिक को बताया था। इन्हीं की पुस्तकें हैं। 1916 में एनी बेसेंट के साथ सक्रिय होकर होम रूल आंदोलन इन्होंने चलाया। इन्हें नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक माना है।
नेहरू ने क्या माना है? भारतीय क्रांति का जनक। निधन 1 अगस्त 1920 में हो गया। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के पहले ही दिन इनका निधन हो गया। अब आते हैं 1905 से 1915 के चरण में। राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से लेकर 1915 तक विभिन्न घटनाओं, संगठनों एवं विचारधाराओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी अवधि में कांग्रेस तेजी से साम्राज्य की सहयोगी संस्था से राष्ट्रवादी संस्था बन गई एवं पहली बार बंग भंग विरोधी 1905 में आंदोलन से जन आंदोलन की शुरुआत कर ब्रिटानी हुकूमत के विरुद्ध दबाव पैदा किया, जो आगे चलकर गांधी के नेतृत्व में 1915 से 1947 तक शीर्ष पर जा पहुंचा। 16 अक्टूबर 1905 को करजन द्वारा बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई। 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, उसमें स्वराज को पहली बार कांग्रेस के मन से पारित किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग का ढाका में गठन हुआ, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा। पहले अध्यक्ष इसके वकारुल मुल्क थे, महत्वपूर्ण है, ठीक है, पहले अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की, कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों का तेजी से प्रसार हुआ। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में 15 वर्ष में फांसी दे दी गई। 1909 में मिंटो मार्ले एक्ट द्वारा विधानसभा में विस्तार एवं मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था की गई। जतीन नाथ मुखर्जी 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस से मुक्त किए गए। तो हावड़ा षड्यंत्र केस 1910, जतीन नाथ मुखर्जी, याद रखना है आपको। 22 दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन एवं जांच पंचम की भारत यात्रा तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा किया गया। तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया 22 दिसंबर 1911 को। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी बनी, ठीक, उद्घाटन हुआ। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल अवार्ड मिला तथा वे पहले नोबेल प्राप्त करते हैं भारत के। कांग्रेस की निष्क्रियता का दौर भी जारी रहा। 1914 में तिलक मांडले जेल से छूटे तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होने से एक बार फिर राजनीतिक सक्रियता का दौर शुरू हो गया। 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ एवं गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता का निधन भी 1915 में हुआ। इसी वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। देखिए, नेता है, महान व्यक्ति है, उनके उपनाम है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाशम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु, देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रोज, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, शिमला का संत A.O. ह्यूम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गब्बार खां, आधुनिक भारत का चाणक्य वल्लभ पुरुष सरदार पटेल को गुरुजी MS गोवलकर को कहा जाता है, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुजी गुरुदेव में अंतर समझिएगा। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को। भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 के एक्ट द्वारा सृजित किया गया था। आजादी के बाद यह पद 26 जनवरी 1950 तक बना रहा तथा राष्ट्रपति पद का सृजन होने पर यह पद समाप्त हो गया। हालांकि बीच में 1858 के बाद 1858 से वायसराय, गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया। बाद में फिर गवर्नर जनरल ही इसको कहा जाता था। तो औपचारिक रूप से तो वायसराय का पद था 1858 के बाद। राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 आते आते राष्ट्रवाद में उबाल पैदा किया। क्रांतिकारी विचारधाराओं के उदय व विकास की बात कर रहे हैं तथा इन्हें प्रेरणा मिली गर्मपंथी नेताओं से, सरकारी दमन से एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, जिसमें जापान द्वारा रूस की हार आदि थी। इनका लक्ष्य क्या था? गुलामी का अंत करना, अंग्रेजों को बाहर भगाना। इनका विचार था आतंकवाद पूर्ण क्रांति नहीं है, किंतु क्रांति आतंकवाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। मैनिफेस्टो ऑफ HSRA, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसका साधन क्या था? हिंसा युद्ध से आजादी प्राप्त करना। ऐसे ही प्राय अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस ने आजादी पाई। एक बार सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि इंकलाब जिंदाबाद एवं भगत सिंह जिंदाबाद का अर्थ एक ही है। इतना ज्यादा प्रभाव था इस आंदोलन का। राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो किसने कहा था? याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद का अर्थ एक ही है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज कहीं ना कहीं तो डरे ही थे। जब बम और गोली चलाने लगे लोग, अभी तक तो अंग्रेजों का यह था शांतिपूर्ण है, इनको कुचलते रहो, बेवकूफ़ बनाते रहो, अत्याचार करते रहो। लेकिन जब बम गोली चलना शुरू हुआ, लोग मारना शुरू कर दिए अंग्रेजों को, तब अंग्रेजों के मन में डर कहीं ना कहीं उत्पन्न होना, 1857 के बाद फिर से एक बार डर उत्पन्न होना शुरू किया मन में। तो राष्ट्रीय उनको पता चला कि अब ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्रांतिकारी जो थे भगत सिंह, जिनको शहीद आजम उपाधि गांधी जी द्वारा, देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि उनकी मृत्यु के बाद, अर्थात शहीद होने के बाद, महात्मा गांधी ने, उसके पहले तो कुछ नहीं किया लेकिन बाद में शहीद आजम की उपाधि दी।
उनके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। महात्मा गांधी, जिन्होंने लॉर्ड इरविन से फांसी माफ करने को नहीं कहा, वो मानते हैं कि जहां तक याद पड़ता है किसी भी व्यक्ति के साथ इतना रोमांच नहीं जुड़ा है जितना भगत सिंह के साथ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण क्रमशः कौन से हैं? 1907 से 17, 1926 से 34, यही माने जाते हैं। ठीक है, यही सबसे ज्यादा मान है। एक 7 से 17 चला, एक 26 से 34। यह आंदोलन रूस एवं इटली से भी प्रेरित हुआ, खासकर जो समाजवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन था, तथा विदेशों में भी, लंदन, कनाडा, जर्मन, अमेरिका में भी इसके केंद्र थे। क्रांतिकारियों का लक्ष्य प्रारंभ से ही ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश था। भगत सिंह ने कहा कि हम युवकों को बम एवं पिस्तौल उठाने की सलाह नहीं देते, हमारा संदेश क्रांति के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन करना है। क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण में ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट की तीव्र भावना तो थी, किंतु क्रांतिकारियों के पास ठोस वैचारिक आधार का अभाव था। द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों के पास समाजवादी जीवन पद्धति पर आधारित प्रणाली को स्थापित करने का लक्ष्य स्पष्ट था। खासकर भगत सिंह ने इस लक्ष्य को एक स्वरूप दिया था। क्रांतिकारी आतंकवाद की बात किया है तो प्रारंभ में गर्मपंथियों से यह प्रेरित हुआ था, आगे चलकर गांधीवादी विचारों की ओर भी इनका झुकाव रहा। बाद में गांधी की नीतियों के कारण पुनः क्रांतिकारी आतंकवाद का तेजी से विकास हुआ। इतिहासकार विपिन चंद्रा के शब्दों में क्रांतिकारियों ने अपने विचारों से राष्ट्रवाद को जुझारू बनाया तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करने में सफल रहे। गांधी जी की नीतियों कारण पुनः क्रांतिवादी आतंकवाद की तेजी का कारण क्या है? इसका मतलब यह है कि गांधी जी जो आंदोलन करते, जैसे असहयोग आंदोलन उन्होंने किया, बीच में ही उसको बंद कर दिया, तो इससे जो उग्रवादी जो क्रांतिकारी थे वो काफ़ी नाराज हो गए, काफ़ी निराश हो गए। उन्होंने कहा कि गांधी जी तो यही अब करेंगे। ठीक है, उनको इन पर विश्वास नहीं हुआ, इन नीतियों पर, और फिर से वो क्रांतिकारी आंदोलनों को तेज करने लगे। आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के बाद जो उसको निरस्त कर दिया जाता है तो क्रांतिकारी आंदोलनों में तेजी आपको देखने को मिलेगी। उसी समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग सामने आते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्रांतिकारी गतिविधियों की संस्थाएं जो थी। मित्र मेला संघ की स्थापना बीडी विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 नासिक में की थी, पूरा याद रखिएगा। अभिनव भारत बीडी सावरकर 1906 में लंदन में और भारत में दोनों जगह पे की थी। ठीक है, 1906 में। अनुशीलन समिति पी मित्रा, बरिंदर घोष, बहुत बात पूछा गया, जतीन बनर्जी 1902 में कलकत्ता में। युगांतर बरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्ता, युगांतर नामक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी यहाँ से। ठीक है, बरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त 1906 में कलकत्ता में। भारत स्वशासन समिति श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में। इसको इंडियन होम रूल सोसाइटी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन की थी। इंडिया हाउस की स्थापना भी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। अंजुमाने मोहिबाने वतन, इसका सरदार अजीत सिंह ने लाहौर में। इंडिया सोसाइटी मैडम भीकाजी कामा ने 1906 में पेरिस में। हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इनको क्रांति की माँ भी कहते हैं मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाकना ने 1913 में पोर्टलैंड में। गदर और युगांतर आश्रम सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की थी, बहुत महत्वपूर्ण है। गदर आंदोलन और गदर पत्रिका भी यहाँ से प्रकाशित हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी 1924 में कानपुर में स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका चंद्रशेखर आजाद ने स्थापना की 1928 में दिल्ली में। भारतीय गणतंत्र सेना, इसका सूर्य सेन ने 1930 में चटगांव में। भारत नौजवान सभा भगत सिंह छबीला दास ने 1926 में पंजाब में। लाहौर छात्र संघ सुखदेव ने और भगत सिंह ने 1925 में पंजाब में। ठीक, अब ब्रिटिश कालीन प्रमुख कानून थे, इसको भी याद रखना है आपको, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1783 में वारेन हेस्टिंग, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर नियंत्रण। चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो के समय में आया, तो लॉर्ड मिंटो काल में आया। देखिए लॉर्ड मिंटो ये अलग था, द अर्ल ऑफ मिंटो 1909 वाला वो अलग था। ठीक है, दोनों अलग थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार संबंधी एकाधिकार लगभग समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय और चीन संबंधित जो व्यापार थे उसको छोड़ करके। ठीक, बाद में 1833 में वो पूरी तरह समाप्त हो गया कंपनी का एकाधिकार व्यापार पे। इसके अलावा 1 लाख रुपए जो है शिक्षा पर व्यय करने की बात थी इसमें। सती प्रथा एक्ट 1829 में आया, विलियम बेंटिंग के समय राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगी। चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिंग समय बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का, यह गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग, प्रथम गवर्नर जनरल भारत का। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की गई।
एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस 1858 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत पर प्रत्यक्षतः ब्रिटिश का शासन हो गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लॉर्ड मिंटो के समय। पृथक चुनाव क्षेत्रों का प्रावधान किया गया इसमें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसमें गवर्नर जनरल थे। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था हुई। शारदा कानून 1930 में लॉर्ड इरविन, बहुत बार पूछा जाता है लॉर्ड इरविन के समय। विवाह है तो लड़कों की आयु 18 वर्ष, लड़कियों की आयु 14 वर्ष। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉर्ड वेलिंगटन समय प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान करने का प्रावधान हुआ। द्वैत शासन प्रांतों से हटा लिया गया। अब द्वैत शासन वो कहां चला गया? केंद्र में। ठीक, तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। भारत में संवैधानिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी पर सरकारी नियंत्रण हेतु लाया गया। गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए 4 अन्य सदस्य नियुक्त हुए। कौन? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बारबेल और मानसन, जिनमें बारबेल ये भारत से ही इनको लिया गया था, बाकी तीनों जो है इंग्लैंड से थे। भारत में बारबेल की नियुक्ति शेष की इंग्लैंड से हुई थी। बारबेल हेस्टिंग्स का समर्थक था, शेष तीनों विरोधी थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिसके एलिजा एम्पे थे। शेष 3 अन्य न्यायाधीश याद रखिएगा नाम, चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पहली बार ब्रिटिश कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को ब्रिटिश भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। 1833 के अधिनियम के द्वारा मैकाले भारत के प्रथम विधि सदस्य बने। 1833 के प्रथम विधि आयोग भी इसी समय आया। 1833 के अधिनियम द्वारा यह घोषणा की गई कि कोई भी निवासी केवल अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश के आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भेदभाव को समाप्त की बात इसमें की गई थी। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को किसी भी मामले में वीटो का अधिकार दे दिया गया। तो वीटो पावर कब की गई? 1853 के चार्टर में। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में प्रथम बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, परंतु भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गुलाम गुलाम ही है, चाहे प्यार किया जाए चाहे हंटर मारा जाए। जंजीरें भले ही सोने की हों, वह हमको उतनी मजबूती से बांधती हैं, उतना ही दर्द पहुंचाती हैं। एडिसन ने कहा, रेलवे वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े राजा महाराजा अब तक न कर सके, अर्थात एकीकरण का कार्य। भारत में पहली बार चुनाव के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने के संकेत कब मिले? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में चुनाव के सिद्धांत को इसमें स्वीकार किया गया। सत्येंद्र सिन्हा लॉर्ड साहब जिसको कहा जाता है, को 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी के प्रथम भारतीय सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। किसे? सत्येंद्र सिन्हा को। 1919 के सुधारों को लोकमान्य तिलक ने असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया। ठीक, किसको? 1919 के सुधार को लोकमान्य तिलक ने। 1935 के अधिनियम में उड़ीसा एवं सिंध 2 नए प्रांत अस्तित्व में आए। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भी अलग करने का, भारत से अलग करने का यहीं पर इसी में प्रावधान किया गया था। अब देखिए पीसीएस में जो बार बार पूछा गया, किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृति के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मूलर ने। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? पूछा जा चुका है। तो शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ अर्थी उठाई थी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहां पे? महाराष्ट्र में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो जो ऑप्शन रहा होगा, प्रफुल्ल चाकी थे इसमें। प्रफुल्ल चाकी के अलावा जो खुदीराम बोस थे जिनको फांसी दे दी गई थी 15 साल की उम्र, वो भी थे। कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो जगत नारायण मुल्ला। काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने कहा था। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा यूपी पीसीएस में ही। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी? गोरखपुर में। कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? सोहन सिंह भाकना। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने।
कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक के थे? जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। ठीक, दांडी मार्च में 1930 में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहां? लाहौर में हुआ था, जहां पाकिस्तान की मांग को मान्यता दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। ठीक, 1942। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? कौन? लुई फिशर लुई फिशर। ठीक है, ये जो है लुई फिशर, ये भी याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन समय यही थे यहां पे। ठीक है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था पैथिक लॉरेंस द्वारा। इसके 2 सदस्य कौन कौन थे? याद रखिएगा। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947। डेट याद रखिएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिफ ने। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? उड़ीसा अकाल को, जो 1866-67 में पड़ा था। किसने कह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने। मैं एक साम्यवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य किसका था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए तो 1925 में दोनों की स्थापना लगभग हुई थी। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, कब है? 1943 में बंगाल का अकाल आया था। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था सन 1912 में। कब? 1912 में। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? एम.के. महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो कर्जन ने। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर थे। देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत में या यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1866 में, सहारनपुर में, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, चितरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। इलाहाबाद में गठित हुई थी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। ठीक है, अब आते हैं गांधी युग में। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग या गांधीवादी युग। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन में 1915 से 47 तक के कालखंड को गांधी युग के नाम से वर्गीकृत किया है। अपने विचारों से गांधी जी ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपितु सामाजिक न्याय हेतु विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया है। रिचर्ड एलन बैरो की गांधी फिल्म का वह दृश्य जब ट्रेन डरबन से पिटोरिया जा रही है, बात 1893 की थी। अब्दुल कंपनी के वकील बनकर मोहन प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। अब्दुल्ला कंपनी के वकील बने थे मोहन, या गांधी जी थे। ये प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान रंग भेद के अमानवीय भेद से अनजान गांधी को, जो गांधी जी अनजान थे इस भेद से, मोरिसबर्ग में एक गोरे द्वारा, अंग्रेज द्वारा धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया था गांधी जी को, गोरे द्वारा। इस घटना से जागे मोहन की महात्मा बनने की जो कहानी शुरुआत होती है, वह गोरे साम्राज्य के विनाश पर ही जाकर नहीं रुकती, अपितु प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू पोंछने के वैश्विक संघर्ष में बदल जाती है। गांधी के ऊपर एक नजर दौड़ा लेते हैं। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। करमचंद एवं पुतलीबाई के परिवार में हुआ था। करमचंद इनके पिता थे, पुतलीबाई इनकी माता थी। शिक्षा इनकी अल्फ्रेड नोबेल स्कूल, मैट्रिक बैरिस्ट्री की शिक्षा लंदन से प्राप्त की। तो मैट्रिक इनका कहाँ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल स्कूल में, और बैरिस्ट्री कहाँ हुई? लंदन से। विवाह 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र इनके हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास थे।
वकालत इनकी राजकोट में शुरू हुई, मुंबई 1891 से 93, दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए ये, 1915 तक वहां रहे, 1915 में भारत आए। हालांकि एक बार इसके पहले भी वो कलकत्ता अधिवेशन में आ चुके थे, ठीक है। महात्मा गांधी इसके पहले भी आ चुके थे एक बार। प्रथम संगठन इनका नटाल इंडियन कांग्रेस था, दक्षिण अफ्रीका में जो बना था। प्रथम अखबार इनका इंडियन ओपिनियन था, अंग्रेजी में 1903 में, दक्षिण अफ्रीका में। प्रथम आश्रम इनका टॉलस्टॉय फार्म था, फिनिक्स फार्म था, दक्षिण अफ्रीका में। भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने की अहमदाबाद में। सेवाग्राम वर्धा में, महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापना की सेवाग्राम की। दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम रंगभेद का इन्होंने विरोध किया। सत्याग्रह का विचार अमेरिकी विचारक थोरो की पुस्तक सिविल डिसोबीडियंस से इन्होंने लिया था। सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया सत्याग्रह का। भारत में प्रथम प्रयोग 1917 के चंपारण में किया। गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी के प्रेरणा पुरुष रूस के लियो टॉलस्टॉय थे। वार एंड पीस इनकी पुस्तक थी। गांधी की सर्वोदय विचारधारा रस्किन बॉन्ड की या रस्किन पुस्तक यूनिटो अनटू द लास्ट, जिसको हिंदी में सर्वोदय भी कहा जाता है, प्रेरित हुए। गांधी जी उपनिषदों के अद्वैत, निर्गुण ब्रह्म तथा मानववाद से प्रभावित हुए। प्रिय भजन इनका नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तो तेणे कहिए जाकी पीड़ पर आई। अन्य आश्रम जो थे भारत में, साबरमती एवं वर्धा में जो इनका सेवा आश्रम है वह था। समाचार पत्र हरिजन 1932 में, यंग इंडिया 1919 में, हिंद स्वराज 1909 में, नवजीवन गुजराती भाषा में इनका नवजीवन था, ठीक है। पुस्तकें इनकी जो थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इनकी आत्मकथा थी, मूलतः गुजराती में लिखी गई किंतु महादेव देसाई द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित की गई। इसके अलावा अ प्लिया फॉर वेजिटेरियन, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ये सभी इनकी पुस्तकें थी। उपाधि इनकी राष्ट्रपिता की किन्होंने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वन मैन बाउंड्री पोस्ट इनको माउंटबेटन ने किया था, कहा था। नेकेड फकीर, नंगा फकीर इनको चर्चिल ने कहा था। बापू इनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको अंग्रेजों द्वारा कहा गया था या कई विद्वानों द्वारा। विचारधारा इनकी सत्याग्रह की थी। मूल विचारधारा सत्य एवं अहिंसा इनके मूल मुख्य तत्व थे। सर्वोदय अर्थात सबका उदय, आज सरकार की प्रमुख योजनाओं पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी ट्रस्टीशिप जो न्यासधारिता की बात थी, इसके अनुसार पूंजीपति वर्ग को अपनी संपत्ति का स्वयं को मालिक न समझकर इसे समाज के धरोहर समझकर उसी के हित में प्रयोग करना चाहिए। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने गांधी जी को पूंजीपति वर्ग का एजेंट तक करार दे दिया था। गांधी का योगदान क्या था कि बड़ी समस्याएं केवल युद्ध से नहीं अपितु अहिंसा से भी सुलझाई जा सकती हैं, इनका कहना था, इनका योगदान था। इन्हीं के आंदोलनों से विश्वास हुआ कि बड़ी समस्याएं, बड़े जो है आंदोलन, जो बड़ी समस्याएं युद्ध के माध्यम से नहीं अपितु अहिंसा से भी सुलझाई जा सकती हैं। शक्तिशाली सरकार की जगह मिनिमम गवर्नेंस अर्थात व्यक्ति को महत्वपूर्ण शक्ति देकर लोकतंत्र को नई राह दिखाई। इन्होंने जो ग्राम पंचायत, जो स्थानीय स्वशासन की विचारधारा है, गांधी जी की ही है वो। पूंजीवाद का विकल्प वर्ग संघर्ष की जगह ट्रस्टीशिप के माध्यम से दिया तथा सर्वोदय के विचार से सभी वर्गों के अस्तित्व को इन्होंने मान्यता दी। इन्होंने सर्वोदय विचारधारा में क्या है, दो विचारधाराएं हैं इनमें कि अमीरों का वैचारिक उदय या उनका जो है आत्मिक उदय, ठीक, और गरीबों का आर्थिक उदय, ठीक। इस तरह से सर्वोदय की बात इन्होंने कि सर्वोदय में सबका उदय सम्मिलित है, अमीरों का भी और गरीबों का भी। गरीबों का आर्थिक उदय, अमीरों का नैतिक उदय। सार्वजनिक जीवन में कर्म एवं शव के महत्व को उच्च स्थान दिया इन्होंने। साध्य को प्राप्त करने हेतु साधन की पवित्रता को मान्यता दिलाई। पवित्र साधन से ही पवित्र साध्य की प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा इनका कहना था। राजनीति में धर्म एवं नैतिकता के प्रवेश को आवश्यक बताकर इसके महत्व को इन्होंने बढ़ाया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत अपोलो पोर्ट बंबई आए। कहां? अपोलो पोर्ट में। तो ये अपोलो पोर्ट से बंबई पोर्ट तक आए। 1917 में चंपारण से नील किसानों की समस्या से प्रथम सत्याग्रह की सफल शुरुआत की। यह वही दौर था जब राजनीति के आकाश में विभिन्न समस्याओं रूपी बादल मंडरा रहे थे, जैसे कांग्रेस की एकजुटता का सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई, गोखले एवं फिरोज शाह का निधन, ब्रिटिश राज के विरुद्ध बढ़ता असंतोष आदि। तो महात्मा गांधी की भूमिका देखी जाए तो इसके दो केंद्र थे। एक दक्षिण अफ्रीका में देखा जा सकता है, जो इनका प्रयोगशाला था,
और दूसरा भारत में जो इनका व्यवहारिक उपयोग किया इन्होंने। तो 1893 से 1915 दक्षिण अफ्रीका में इनका जो था 1915 से 48 जो भारत गांधी जी का मूल्यांकन का सबसे सटीक जो शब्द है वो सत्याग्रह है। सत्याग्रह की नीति इन्होंने हर जगह अपनाई। गांधी का यह विचार अमेरिकी विचारक थोरो की पुस्तक सिविल डिसओबीडियंस से प्रेरित है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, किंतु भारत में सर्वप्रथम 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया। गांधी की प्रारंभिक गतिविधियों से 1915 से 18 के बीच जो अहमदाबाद और खेड़ा में हुआ इनका सत्याग्रह, उसमें जो सफलता प्राप्त हुई, ब्रिटिश विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश सामंतों के विरुद्ध था, न कि सरकार के विरुद्ध। वहीं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन उद्योगपतियों के विरुद्ध था। केवल खेड़ा आंदोलन जो था सरकार के विरुद्ध लंगान की समस्या से जुड़ा हुआ था। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वस्तुतः गांधी जी सरकार के सहयोगियों में से थे। इन्होंने सहयोग किया था सरकार का। इनका मानना था, कहीं ना कहीं गांधी जी की सोच थी कि अगर हम सहयोग करेंगे तो अंग्रेज हमको स्वायत्तता स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। गांधी जी आखिर ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी कैसे बने? इसके कारणों में जो था 1919 में एक्ट में द्वैध शासन से असंतोष, अर्थात गांधी ने कहा कि रोटी मांगी और पत्थर मिला। रॉलेट एक्ट अर्थात दमनात्मक काला कानून, इसके विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा हड़ताल का आयोजन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह जिसको कहा जाता है, ठीक। रॉलेट में क्या था कि बिना वकील बिना दलील कानून इसको कहा गया। किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था बिना कारण बताए, बिना वारंट के। तो इसीलिए काला कानून इसको कहा गया। सबसे बड़ा कारण जो था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर जो हमला किया गया, मार दिया गया कई लोगों को। हंटर कमेटी इसमें जो बनी थी उसने लीपापोती कर दी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक। इसमें जो अंग्रेज अफसर सैंडर्स जिम्मेदार था उसको सजा भी नहीं हुई। तो यह इसकी गलत रिपोर्ट भी एक बड़ी वजह थी। टर्की के खलीफा के साथ की गई सेवर्स की संधि, जिसमें टर्की खलीफा की बेइज्जती की गई, ठीक है, उसने भी, ये सभी जो है प्रमुख कारण थे। इसमें एक मौका मिल गया महात्मा गांधी को हिंदुओं मुसलमानों को एक करके आंदोलन में संगठित करने का। तो इसलिए ये सभी कारण बने महात्मा गांधी को असहयोग करने के। वस्तुतः गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कांग्रेस के एवं इसके आंदोलन करने की शैली में क्रांतिकारी बदलाव इसने किया। कांग्रेस को क्लासिक लोगों की संस्था से आम लोगों की संस्था में इसने बदल दिया। तो असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ, इसके बारे में हम 10 मिनट की वीडियो में काफी चर्चा कर चुके हैं। जिसकी समाप्ति होती चौरा कांड हो जाता है। उग्र भीड़ जो है थाने में आग लगाई जाती है। इसमें 22 जो है पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं, ठीक। तो 12 फरवरी बारदौली प्रस्ताव से इसको समाप्त कर दिया जाता है, असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया जाता है। तो प्रथम राष्ट्रीय जन आंदोलन रहता है। इसके विविध स्वरूप को पेश किया जाता है। इसके माध्यम से पहली बार किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र इसी आंदोलन में शामिल हुए थे। इसी आंदोलन में 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने तथा भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की गांधी जी की मांग भले ही पूरी न हो सकी, किंतु सोते हुए राष्ट्रवाद को अवश्य जगा दिया गया। तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो असहयोग आंदोलन का। इसके अलावा भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का भी लक्ष्य रखा गया था। एक बार फिर गांधी जी ने अपने दांडी मार्च से सिद्ध कर दिया, अर्थात बाद में 1930 में इनका सविनय अवज्ञा शुरू हुआ। तूफान की क्षमता गांधी जी में है, अर्थात राष्ट्रवाद की क्षमता गांधी में है। 12 मार्च 1930 चुने हुए 78 साथियों के साथ गांधी जी ने समुद्र तट पर नौसारी गुजरात पर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा शुरू किया। इसमें सक्रिय भागीदारी महिलाओं एवं नवयुवकों की थी। सबसे ज्यादा महिलाएं इसी में सम्मिलित हुई पहली बार। व्यापक दमन चक्र के बावजूद पूरे देश में यह फैला। अंततः यह आंदोलन भी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट से समाप्त हुआ। गांधी जी अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने सरोजनी नायडू के साथ लंदन पहुंचे। तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932 में, जिसमें 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। सरोजनी नायडू भी इनके साथ थी, याद रखिएगा। किंतु गांधी जी निराश होकर खाली हाथ लौट आए। दांडी मार्च 1931 की कराची अधिवेशन में सरदार पटेल दांडी मार्च को समाप्त घोषित कर दिया गया।
या सविनय अवज्ञा को। इसी में मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से जुड़े प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक, कराची अधिवेशन में गांधी जी की सक्रियता 1932 से 41 के बीच राजनीतिक क्षेत्र के बजाय सामाजिक क्षेत्र में रही। इसमें ढेर सारे रचनात्मक कार्य गांधी जी ने चलाए, जिसमें चरखा संबंधित कार्यक्रम, हथकरघा संबंधित कार्यक्रम, स्वशासन संबंधित कार्यक्रम, कृषकों के उत्थान के कार्यक्रम, महिलाओं के उत्थान कार्यक्रम, ये सब सम्मिलित है। यहाँ तक कि गांधी जी ने स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया था। क्यों अलग कर लिया था? इनका कहना था, महात्मा गांधी का मानना था, उसके पीछे सोच थी कि जो असंतोष है वर्ग, जब तक जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको साथ नहीं ले आया गया, तब तक सफलता, अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती, एक बड़ा आंदोलन नहीं तैयार किया सकता। तो 1932-35 के मध्य हरिजन उत्थान है तो अनेक रचनात्मक कार्यक्रम, यात्रा, आंदोलन गांधी द्वारा चलाए गए। हरिजन नामक पत्रिका एवं ऑल इंडियन हरिजन एसोसिएशन गांधी द्वारा स्थापित जो हुआ था, इसमें मुख्य कदम माने जा सकते हैं। अब ये कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन थे, उनके अध्यक्ष के नाम थे, आप लोग इसको देख लीजिए, रट लीजिएगा। प्रमुख जो सम्मेलन थे उसके अध्यक्ष जो थे वो हमने दे रखा है, उसमें क्या निर्णय हुए वही महत्वपूर्ण है आपके लिए, पूरा रटने की आवश्यकता नहीं। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो गांधी जी के प्रयासों से ही बांटो एवं राज करो की अंग्रेजी घोषणा कम्युनल अवार्ड को प्रभावहीन किया जा सका। इसमें दलितों के लिए अलग जो है निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अनशन कर दिया, और बाद में पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर के मध्य, भीमराव अंबेडकर के मध्य, और यह कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को, जो बांटने का उद्देश्य था, उसको प्रभावहीन किया जा सका। पूना समझौतों में गांधी जी द्वारा दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा, जो 71 थी कम्युनल अवार्ड में, उसको बढ़ाकर 147 मान ली गई, तथा केंद्रीय विधानमंडलों में 18% सीट इस वर्ग के लिए आरक्षित की गई। रचनात्मक सुधारों की बात करें तो इसके बीच गांधी जी रचनात्मक सुधारों के बीच के साथ साथ कांग्रेस के भीतर एवं बाहर की घटनाओं पर सतर्क दृष्टि एवं हस्तक्षेप बनाए रखा। गांधी के विचारों से असहमति का परिणाम 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल के रूप में सामने आया। इसके संस्थापकों में, कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापकों कौन था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी। कांग्रेस के भीतर ही रहकर इसे अधिक प्रभावशील बनाना ही इनका लक्ष्य था। इसी कालखंड में 1930 से 40 के मध्य कांग्रेस के भीतर तेजी से वामपंथी समाजवाद का प्रभाव बढ़ा। गांधी जी के बार बार समझौते की नीति से विशेषकर युवा वर्ग असंतुष्ट हो चला था। सुभाष चंद्र बोस इस असंतुष्ट वर्ग के प्रतिनिधि बनते जा रहे थे। 1939 में त्रिपुरी, जबलपुर कांग्रेस के चुनाव के रूप में यह मतभेद सामने आया, जब गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को 1377 के सापेक्ष 1580 मतों से हराकर नेताजी सभापति बने, किंतु गांधी जी के दबाव के कारण अंततः नेताजी को त्यागपत्र देना पड़ा तथा एक अलग समूह फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। अब आजादी की ओर बढ़ते भारत के बारे में 1942 से 47 तक का कालखंड आजादी को प्रेरित करने वाली घटनाओं हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में राष्ट्रीयता में उबाल हेतु अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धुरी राष्ट्र जो जर्मनी, जापान, इटली थे, जब युद्ध में मित्र गुट अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, चीन को गंभीर चुनौती दे रहे थे। भारत में वायसराय लिन लिथगो द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने से नाराज उस युद्ध में शामिल कर लिया गया बिना किसी अनुमति के, बिना उनकी सहमति के। तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा देकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसके कारण सरकार ने पहले अगस्त प्रस्ताव तथा भारतीय दलों, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1942 में, तथा भारतीय दलों को पक्ष में करने का प्रयास किया, किंतु विफल रहने पर कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने हेतु क्रिप्स मिशन को भारत भेजना पड़ा। कब? 22 मार्च 1942 को। तो क्रिप्स मिशन में ही पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा एवं युद्ध के बाद आजादी की बात की गई थी, लेकिन इसमें विवादित प्रावधान थे। क्या थे? यदि कोई प्रांत संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसको मान्यता दी गई थी। इसके कारण गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहकर अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव की असफलता, जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे, बढ़ती राष्ट्रीय चेतना ने गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा। वर्धा कांग्रेस 14 जुलाई 1942 की बैठक में बनी थी। इसी अवसर पर गांधी जी ने इस प्रस्ताव के स्वीकार न करने पर यह चुनौती दी कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस की बंबई बैठक, अध्यक्षता जिसकी अब्दुल कलाम आजाद ने की, उसमें करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया। 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में हुआ था।
अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर द्वारा गांधी जी सहित अनेक नेताओं को सुबह ही गिरफ्तार शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, भोर में ही, और आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। लेकिन यह आंदोलन, इसकी विशेषता यह रही कि स्वस्फूर्त हो गया। प्रमुख नेता बंदी बना लिए गए लेकिन स्वतः स्फूर्त हो गया। इतने लोग आज ही आ चुके थे अंग्रेजी शासन से। भारत छोड़ो आंदोलन शीघ्र ही नेतृत्व विहीन होकर कांग्रेस समाजवादी दल ने भूमिगत रहकर नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। ठीक, पूरे देश में जो कांग्रेस समाजवादी दल के नेता थे उन्होंने भूमिगत, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर नेतृत्व किया था, अंडरग्राउंड होकर। पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया। इस दौरान कांग्रेस रेडियो की भूमिका, जिसका संचालन उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया ने किया था, यह महत्वपूर्ण रही। इस आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में, जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, बंगाल में मिदनापुर में तामलुक और मिदनापुर में, बंगाल के मिदनापुर में तामलुक जाति तथा सतारा में जो है ये समानांतर सरकार की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन की जांच के लिए टी विंकेडेन आयोग गठित किया। कौन सा? टी विंकेडेन आयोग। किसके जांच के लिए था? भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए। इस दौरान गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था तथा कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रक्रिया में मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्वाइट का नारा दिया था। बांटो और भागो, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। साम्यवादी दल, राजगोपालाचारी, अंबेडकर आदि नेताओं ने भी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, याद रखिएगा। जो साम्यवादी दल था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, भीमराव अंबेडकर, इन नेताओं ने भी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मित्र देशों में ब्रिटेन, पीएम, ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। उनको छोड़कर अन्य देशों ने भारत की आजादी का समर्थन किया था। तो अन्य मित्र जो राष्ट्र थे उन्होंने भारत की आजादी का समर्थन किया था, यह याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौरान 1939 से 45 के मध्य अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का भी राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। मित्र राष्ट्रों में लोकतंत्र एवं उपनिवेशवाद के विरुद्ध युद्ध का दावा किया। इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने धुरी राष्ट्रों की मदद, इससे भी इंग्लैंड पर एक दबाव बना, मानसिक दबाव बना। इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने धुरी राष्ट्रों की मदद से आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर ब्रिटिश सरकार को गंभीर चुनौती पेश की। सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। ब्रिटेन में भी भारत के प्रति बढ़ती सहानुभूति एवं लेबर पार्टी, भारत के आजादी समर्थक थे लेबर पार्टी के लोग। उनके नेता क्लीमेंट एटली का देश को आजाद करने हेतु कैबिनेट मिशन, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे, 24 मार्च 1946 को भेजना निर्णायक सिद्ध हुआ। यह सत्य है कि यदि कंजर्वेटिव पार्टी का नेता विंस्टन चर्चिल इस समय सत्ता में होता तब भारत की आजादी का प्रश्न कुछ समय के लिए टल सकता था, जो कि विंस्टन चर्चिल ही द्वितीय विश्व के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? नए सिरे से आधुनिक विश्व का राजनीतिक एवं भौगोलिक मानचित्र तैयार हुआ तथा विजेता मित्र राष्ट्रों को महत्व प्राप्त हुआ, जो कि लगभग आज भी कायम है। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी क्रमशः 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमले के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में भी अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की विशेष भूमिका रही। एक निर्णायक दौर 1942 से 47, जिसमें भारत को विभाजन के साथ आजादी प्राप्त हुई। इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, आईएनए की गतिविधियां, सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठन जो किया गया था, और मुस्लिम लीग की डिवाइड एंड क्विट का नारा, लाल किले पर आईएनए के अधिकारियों जिसमें मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सग्गल और ढिल्लो पर चलाए गए केस ने राष्ट्रीय आंदोलन में उबाल पैदा किया तथा आजादी के माहौल को तैयार किया। तो भारत में 1945-46 के मध्य सरकार एवं भारतीय दलों के बीच गतिरोध को दूर करने के अनेक प्रयासों में वेवेल योजना 1945 जो हुई एवं शिमला सम्मेलन जो इसी की परिणति था, महत्वपूर्ण माना जाता है। वेवेल योजना में मुस्लिम लीग की शर्त के कारण यह योजना असफल रही। अंतरिम सरकार का गठन लॉर्ड वेवेल के काल में किया गया था। जो अंतरिम सरकार 1946 में गठन हुआ था वह लॉर्ड वेवेल के काल में किया गया था। जो शिमला सम्मेलन असफल हुआ वो वायसराय की कार्यकारिणी में सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग से किया जाए, यह मांग थी मुस्लिम लीग की। कांग्रेस से जो मुस्लिम है उनको न चुना जाए, बल्कि मुस्लिम जो प्रतिनिधि हों मुस्लिम लीग से हो, इसकी मांग की गई थी,
जो अस्वीकार कर दी गई थी, इसीलिए शिमला सम्मेलन स्थगित हो गया। फिर नौसेना का विद्रोह भी महत्वपूर्ण है इस दिशा में। 18 फरवरी 1946 में इसने भी ब्रिटिश साम्राज्य को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु विवश किया। विद्रोह की शुरुआत HMIS तलवार जहाज बंबई से हुई। इस विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट इटली सरकार ने भारत की स्वतंत्रता पर विचार हेतु कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने की थी। इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, प्रश्न आया था अभी हाल ही में, तथा आजादी एवं संविधान सभा की रूपरेखा पेश की। इसी के सुझाव पर जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु चुनाव हुए तथा 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसकी प्रथम बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष थे इसके। 11 सितंबर को क्या हुआ? इसके अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 सितंबर को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पेश किया था। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। कब? 2 सितंबर 1946 को। इसी बीच मुस्लिम लीग के नेतृत्व में डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को शुरू होता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन की विभाजन योजना पेश की गई, जिसे 18 जुलाई 1947 को जॉर्ज छठवें के हस्ताक्षर से विभाजन के साथ देश कानून स्तर पर आजाद, किंतु 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता दिवस अपना मनाया था। तो 18 जुलाई 1947 को यह पारित हो गया। ठीक है, तो कानूनी स्तर पे तो आजाद हो गया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ पूर्ण रूप से। नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री एवं माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। पंडित नेहरू के बारे में थोड़ा जान लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य के पहले उद्घोषक हैं। 1929 में घोषणा की थी। गांधी के उत्तराधिकारी एवं समाजवादी विचारधारा के प्रतीक नेहरू की छवि जुझारू, संघर्षशील, शांतिप्रिय एवं आधुनिक विचारों के समर्थक की रही है। इन्हें भारतीय विदेश नीति एवं आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। नेहरू का जन्म 14 नवंबर, बाल दिवस जब मनाया जाता है 14 नवंबर को, इन्हीं के उपलक्ष्य में 1889 इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे। शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। यूरोपीय एवं भारतीय अध्यापकों, खासकर सर गंगानाथ GN झा द्वारा, इनके नाम पर एक इलाहाबाद में हॉस्टल भी है विश्वविद्यालय में, उनके द्वारा हुआ। प्रारंभिक झुकाव जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर था। एनी बेसेंट के कारण इनसे प्रभावित थे। हैरो पब्लिक स्कूल एवं उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से, यहीं से बैरिस्ट्री की डिग्री ली, ब्रिटेन से ही। पिता का सपना था कि ICS बने, किंतु अधिक आयु होने तथा मां की इच्छा से भारत लौटकर वकालत इन्होंने प्रारंभ की। इनकी रुचि जो थी इतिहास एवं सामाजिक अध्ययन विषयों में थी। पारिवारिक स्थिति थी, कश्मीर मूल के कौल ब्राह्मण थे। पितामह इनके राज बहादुर कौल को मुगल दरबार में पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी तथा दिल्ली में नहर के किनारे जमीन मिली थी। यहीं से इन्हें नेहरू कहा जाने लगा, नहर के कारण। पत्नी कमला नेहरू कौल, पुत्री जो थी इनकी इंदु या इंदिरा गांधी थी। नेहरू पहले कॉलेज के सहपाठी जो थे रोजी बेस से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 में शामिल हुए। कहाँ? बांकीपुर अधिवेशन में। समाजवादी विचारधारा के नेहरू ने अपनी राजनीति गांधी जी की तरह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी क्षेत्र से किसानों की समस्या से शुरू किया। 1920 में असहयोग आंदोलन से गांधी के अनुयायी बने। 1927 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल सम्मेलन में भाग लिया तथा विदेश नीति का बीजारोपण किया। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 1935 में लखनऊ, 1936 फैजपुर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आजादी के बाद 1951 से 1954 तक ये अध्यक्ष रहे। 1930 से 34 के मध्य सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बने तथा सुभाष की तरह वामपंथी समाजवाद की ओर इनका झुकाव हुआ। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। अंतरिक्ष नहीं है, अंतरिम है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी रहे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री, ये नेहरू की ही पुस्तकें हैं। नेशनल हेराल्ड नेहरू द्वारा स्थापित समाचार पत्र है। फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनियम लेपेरे एवं लारी कॉलिंस तथा इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक में विभाजन हेतु
नेहरू को भी उत्तरदायी माना गया है। तो किसमें किसमें, फ्रीडम एट मिडनाइट में, जो कि डोमिनियम लेपेरे डी लेपेरे तथा लारी कॉलिंस का, और इंडिया विंस फ्रीडम्स, ये अब मौलाना अब्दुल कलाम की आज़ाद है। इन दोनों पुस्तकों में विभाजन हेतु नेहरू को भी उत्तरदायी माना गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की गतिविधियां नेताजी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के लिए गंभीर चुनौती सिद्ध हुई। इनके नेतृत्व में स्थापित सरकार कब सरकार स्थापित हुई थी? 21 अक्टूबर 1943 से। आजाद हिंद सरकार को किन देशों ने, जर्मनी, जापान, इटली, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, आयरलैंड आदि देशों ने मान्यता प्रदान की थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आईएनए ने कब्जा कर इन्हें शहीद एवं स्वराज द्वीप का नाम दिया था, किंतु अंततः धुरी देशों की हार से आईएनए को भी पीछे हटना पड़ा, जापान की हार से। 18 अगस्त 1945 को विमान क्रैश, फार्मोसा द्वीप के कारण, फार्मोसा द्वीप में इनका विमान क्रैश हुआ, इसके कारण नेताजी की दुखद मृत्यु हो गई। हालांकि यह आज भी विवादित है। इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, अनुज धर द्वारा नेताजी की जीवनी लिखी गई इस नाम से। इसमें बोस की साहसिक त्याग की कहानी, जिसमें जर्मन जापान की यात्रा से लेकर फैजाबाद में मौनी बाबा तक की दास्तान है, उससे लेकर स्टालिन द्वारा याकुत्स्क जेल में हत्या तक का विवादित रहस्य आज भी कायम है। केंद्र ने अजीत सेठ समिति 150 फाइलों को सार्वजनिक करने हेतु गठित करके नेताजी की पुत्री एवं जर्मनी में अर्थशास्त्री अनीता बोस फॉक की मांग पर ठोस कदम उठाया है। किसकी अध्यक्षता में गठित किया? अजीत सेठ समिति, अजीत सेठ की अध्यक्षता में। आईसीएस में चौथी रैंक पाया था इन्होंने। 1921 में त्याग पत्र दिया था। नौकरी त्याग कर स्वतंत्रता संघर्ष एवं कांग्रेस में शामिल हुए। इनके गुरु जो थे चितरंजन दास थे। हरिपुरा में यह अध्यक्ष बने। त्रिपुरी में अध्यक्षता इन्होंने की, हालांकि बाद में चूंकि विवादित अधिवेशन था यह, महात्मा गांधी के नाराजगी के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। रोचक है कि त्रिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का सबसे छोटा एवं विवादित अधिवेशन माना जाता है, क्योंकि इसी में गांधी समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष ने पराजित किया। कांग्रेस कार्यकारिणी के साथ विवाद पर नेताजी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को किया। कुछ पिन पॉइंट्स याद रखिएगा। 18 जनवरी 1941 में जियाउद्दीन भेष में इन्होंने देश छोड़ा था। ऑरलैंडो मेजोटा नाम के पासपोर्ट से इस नाम से पासपोर्ट बनाया और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 2 नवंबर 1941 को बर्लिन में आईएनए का गठन किया, किंतु जर्मनी छोड़कर जापान आने के कारण यह संगठन प्रभावहीन रहा। आगे चलकर 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस एवं कैप्टन मोहन सिंह की सहायता से बने आईएनए का इन्होंने पुनर्गठन किया। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा नेताजी ने दिया। आईएनए के अभियान में बर्मा से बहादुर शाह जफर की समाधि पर श्रद्धा इन्होंने प्रकट किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी का प्रसिद्ध नारा था। अमेरिका के भी युद्ध में शामिल हो जाने से धुरी राष्ट्रों की हार ने आईएनए को भी आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान ताइवान फार्मोसा द्वीप में क्षतिग्रस्त होने से तथा इनके निधन से देशभक्त स्तब्ध रह गए। नेताजी की मृत्यु हालांकि आज भी विवादित है। नेहरू एवं सुभाष के बीच मतभेद का एक कारण फांसीवाद और नाजीवाद के प्रति नेताजी का झुकाव था। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित कर उन्होंने राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय जीवन के फैजाबाद में गुमनामी बाबा से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसमें उनकी रॉलेक्स घड़ी, 555 ब्रांड की सिगरेट, जर्मनी का चश्मा तथा आदि को समानता के पक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए विवादित माना जाता है। तो ये पूरी आपकी आधुनिक भारतीय इतिहास की कहानी थी। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी फैक्ट्स तो हम बता ही रहे हैं आपको ग्रुप में।